हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस 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 यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार अपना वाला भी रिफ्रेश कर देना है ना, थोड़ा सा पीछे चलता है ये। Yes। मैं एकदम ठीक हूं। मैं एकदम ठीक हूं। वॉइस हाई सर। हाई रहने तो कोई दिक्कत नहीं है यार। कभी कभी आती है हाई हमारी। यस 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 यस, बिल्कुल। चैट चैट चला दो, चेटें चलाओ, इनकी चेटें। हाँ, चेटें कर लें। चलिए चलिए चलिए। हाँ तो दिमाग लगाते हैं कोऑर्डिनेशन में और आगे थोड़ा बहुत, और बिना समय खराब किए बढ़ते हैं आगे। चलिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आज जो कुछ है वो छोटी छोटी चीजें हैं। मतलब मैं ये कहूं कि उन पर कभी सवाल जो है वो बहुत ज्यादा डायरेक्ट नहीं पूछा जाता। आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोर सेक्शन कर चुके हैं, एंड दैट इज वीबीटी एंड सीएफटी का कॉन्फ़िगरेशन। ये कोर सेक्शन है, यहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आता है। जैसे ज्योमेट्री पूछ ली, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ लिए, आप मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो बता सकते हो। तो आप खूब सारी चीजें आप जो है वो मैक्सिमम आप देखना, नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको यही मिलेंगे। ये आप कर चुके हो। मतलब आप, मैं ये कहूं कि आप सही मायने में कहें तो आप एक आइसोमेरिज्म छोड़ दूं अगर मैं, तो आप लगभग 80% चीजें तो कर चुके हो। ठीक है, तो आप टेंशन ना लें, आप बहुत सारी चीजें तो आप कर चुके हो भाई। अब आज का लेक्चर जो है वो में भी थोड़ा क्या बोलते हैं, छोटी छोटी इंफॉर्मेटिव सी चीजें हैं। कोई बहुत ज्यादा बड़े बड़े कॉन्सेप्ट नहीं है आज के लेक्चर में, फिर बता रहा हूं। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा ऐसा है ना कि छोटी छोटी जो चीजें नहीं होती, जो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ही बना सकती है, वहां पर वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं बन सकते, कभी पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही बन सकते हैं। अगर वहां पर बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल आ जाता है तो फिर वो डेटा बेस्ड हो जाता है। आज कुछ ऐसी चीजें होंगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं उन सारी छोटी छोटी चीजों को। आ जाइए, सीएफटी को ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इसमें हम सीएफटी में ही आज स्टेबिलिटी ऑफ कांस्टेंट, स्टेबिलिटी ऑफ देख लेंगे हम। इसमें क्या बोल देते हैं, स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर देख लेंगे। पहले तो हम स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर देख देंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा, यानी कि स्प्लिटिंग एनर्जी। मतलब ये वाले को, ये गैप को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, है ना, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्प्लिटिंग में चेंजेस ला सकते हैं। कब स्प्लिटिंग कम होती है, कब ज्यादा होती है, एक तो हम ये देख लेंगे। दूसरा हम स्टेबिलिटी, है ना, ऑफ कॉम्प्लेक्स देख लेंगे। एंड उसके बाद कलर इन कॉम्प्लेक्स, कलर इन कॉम्प्लेक्सेस। अब ये कलर, वैसे तो कलर याद करने होते हैं, लेकिन हमको एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ से कलर निकालना आना चाहिए। तो वो जो विबग्योर वाला एक चक्कर होता है, उस चक्कर से हम कलर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ये कलर वाला कभी सवाल आए तो वो आप एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ से ही निकाल सकते हो। तो वो मैं सिखा दूंगा कैसे निकलता है एक सवाल करके। अदरवाइज आप कलर, अगर आप सोचो कि आपको किसी कॉम्प्लेक्स का डायरेक्ट कलर पूछ ले, तो भाई वो तो फिर आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे सवाल नहीं आते हैं कि डायरेक्ट ही पूछ लिया, एक कॉम्प्लेक्स दिया और पूछ लिया इसका कलर क्या है। तो वो तो सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है, आपको याद है तो आप बता सकते हो, अदरवाइज नहीं बता पाओगे। तो वो तो एक तरह से डेटा बेस्ड हो गया। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर कलर जो है, हम कलर के क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस हम कर सकते हैं कलर के, अगर ऐसा है तो हमारे पास एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ वाला अगर कोई फैक्टर निकल के आ जाता है तो हम कलर बता देते हैं, विबग्योर वाला। ठीक है, अदरवाइज हम कलर नहीं बता पाते हैं। डायरेक्ट कलर कभी कोई नहीं पूछा जाता, ऐसा कभी नहीं पूछा जाता कि कॉम्प्लेक्स दे दिया और पूछा है कि इसमें कौन सा कलर होगा। तो ऐसा कुछ कॉमन कॉम्प्लेक्सेस एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, अगर आप रीडिंग लगाओगे तो अगर आपको कलर याद रह जाता है तो एक अच्छी बात है। अदरवाइज मैं तो उम्मीद करता हूं कि डायरेक्ट कलर कभी नहीं पूछा जाता। कलर निकालते कैसे हैं कुछ कॉम्प्लेक्सेस में, वो हम देख सकते हैं। ठीक है भाई, सर मेरा मार्क्स नहीं इंक्रीज हो रहा है।
प्लीज। तो उसमें मुझे प्लीज क्यों बोल रहे हो बेटा? आपका मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहा है तो मैं आपको बोलता हूं थोड़ा अपना पढ़ने का तरीका बदल दो। मे भी आप पढ़ तो रहे होंगे लेकिन तरीका गलत होगा, तो थोड़ा सा अपना तरीका चेंज कर लो, क्या कमियां हैं वो पूरी कर लो बेटा, सब सही हो जाएगा। ठीक है चलिए, उसके बाद यहां पर हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में बात कर लेंगे, और अगर हमें समय मिला तो हम EAN रूल को भी देख लेंगे। तो ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनसे पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ही बन सकता है। जैसे EAN है तो वो EAN ही पूछेगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से तो वो डायरेक्ट ही पूछेगा कि कौन सिग्मा बॉन्डेड है, कोई कौन पाई बॉन्डेड है, और कौन सिग्मा प्लस पाई बोथ दोनों बॉन्ड है मेटल लिगेंड्स के बीच में। तो ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में खत्म करने की कोशिश करेंगे। हो सकता हो इसमें से कुछ एक आध दो टॉपिक रह जाएं, है ना, कोई बात नहीं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है भाई, EAN कैसे निकालेगा? अरे EAN सब आ जाएगा अभी, मैं तुम कई दिनों से वेट कर रहे हो इस EAN का, आज हो जाएगा ये, मजाक है EAN, अभी सब समझा दूंगा। ठीक है सर, कितने लेक्चर्स और लगेंगे? इसके बाद मैक्स टू मैक्स 2, इसके बाद 2 और मान लीजिए आप, आज के लेक्चर के बाद 2 और मान लीजिए, उसमें आपका पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो कोऑर्डिनेशन में सही मायने में बताऊं ना तो कोऑर्डिनेशन में 10 लगते हैं, बट आपका 9 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन अगर ऑफलाइन पढ़ाया जाता है तो 10 से 12 लेक्चर्स तक कोऑर्डिनेशन पहुंचता है ऑफलाइन में। ये ठीक है, ऑनलाइन है, थोड़ा कंटेंट ज्यादा डिलीवर होता है, क्लास भी यहाँ 2 आवर्स की होती है, तो इसीलिए मतलब 9 में हो जाता है, 9 में आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे होने को या 8 में हो जाता, लेकिन स्टार्टिंग में आपको सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग वगैरह सिखाने करने में थोड़ा स्लो चले थे हम स्टार्टिंग में, बिकॉज आपको थोड़े से बेसिक भी पता नहीं थे, लिगेंड्स वगैरह दिखाने में मैंने थोड़ा सा समय लगा दिया था इस वजह से, वरना वो 8 में भी हो जाता है। ओके चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग स्प्लिटिंग में सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिगेंड, और ये जो नेचर ऑफ लिगेंड है इसमें आपको एक NCERT के अकॉर्डिंग, ये देखो यहां लिख रहा हूं मैं अकॉर्डिंग टू, ये जो सीरीज है ये किसमें दी हुई है? गिवन इन NCERT। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये सीरीज सिर्फ इतनी नहीं है, ये इससे कई ज्यादा बड़ी है, लेकिन पॉइंट ये है कि NCERT में सिर्फ ये दिया हुआ है। तो कल को अगर सवाल आया नीट में तो वो इसी सीरीज से ही आएगा, कल को अगर सवाल आया तो वो इसी सीरीज पे ही आएगा। एंड दिस सीरीज इज बेस्ड ऑन डोनेशन स्ट्रेंथ। मेनली अगर आप इसमें एक दो ऊपर नीचे चीजें होती हुई देख लो वो एक अलग बात है, लेकिन आप मेनली क्या देखोगे कि जो आपका हैलोजन डोनर है उससे अच्छा ऑक्सीजन, उससे अच्छा नाइट्रोजन और उससे अच्छा कार्बन डोनर होगा। तो सारे कार्बन डोनर आगे हैं, देखो सारे कार्बन डोनर कहां हैं? आगे हैं। उससे पीछे नाइट्रोजन डोनर है, उससे पीछे क्या है? नाइट्रोजन डोनर है। उससे पीछे ऑक्सीजन डोनर है, उससे पीछे क्या है? ऑक्सीजन। देखो यहां देखो, क्या ये ऑक्सीजन है? क्या ये सारे नाइट्रोजन है? क्या ये सारे ये वाले नाइट्रोजन है? क्या ये सारे कार्बन है? और इससे पीछे हैलोजन है। अब होता क्या है, हैलोजन और सल्फर जो है, हैलोजन और सल्फर जो है वो मिले जुले चलते हैं। हैलोजन और सल्फर क्या होते हैं? मिले जुले चलते हैं। तो या फिर ये आप कह सकते हो कि ये पूरा का पूरा हैलोजन या फिर सल्फर है। हैलोजन और सल्फर की जो डोनेशन स्ट्रेंथ होती है वो ऑलमोस्ट आगे पीछे चलती है, इक्वल चलती है, इसीलिए ये देखो हैलोजन और सल्फर मिले जुले हुए हैं साथ में। तो कुल मिला के मैंने जो सिखाया था कि हैलोजन से ज्यादा डोनर अच्छा ऑक्सीजन से ज्यादा डोनर अच्छा नाइट्रोजन से ज्यादा डोनर अच्छा कार्बन है, वो मेरी बात अभी भी वैलिड है। ये पूरी जो बैकबोन है, इसकी रीढ़ की हड्डी जो है वो तो डोनेशन स्ट्रेंथ ही है। ठीक है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, इसका कोई इलाज नहीं है। आपको ट्रिक चाहिए तो ट्रिक इंटरनेट पे मिल जाएगी, है ना। इसको आपको बढ़िया बढ़िया ट्रिक मिल जाएगी इंटरनेट पे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। और मुझे लगता है कि ना मतलब
याद करने के लिए ट्रिक नहीं चाहिए अगर आप कॉन्सेप्ट से चलते हो तो। कार्बन ज्यादा, नाइट्रोजन कम, ऑक्सीजन पीछे, और सल्फर हैलोजन जो है वो और पीछे। हाँ, सल्फर हैलोजन में थोड़े से ऑर्डर्स जो हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इनके अंदर फिर कौन आगे पीछे है वो तो देखना पड़ेगा बेटा, है ना। निमोनिक्स मेरे पास नहीं है बेटा, निमोनिक्स मेरे पास नहीं है, बिकॉज मुझे इतना पता है कि ये मुझे याद रखने की जरूरत नहीं होती, और ये वाले अपने आप मेरे को ध्यान में है तो मैं लिख लेता हूं, ठीक है। मुझे तो पता होता है, मैं देख के बता देता हूं कि कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, तो आप 2-4 बार रीड करोगे अपने आप हो जाएगा। निमोनिक्स इंटरनेट पे मिल जाएगा आपको, मेरे पास नहीं है। हर साल मेरे से बच्चे इसके निमोनिक्स मांगते हैं। मैं ये बोलता हूं कि जब आप इंटरनेट पे जाओगे तो ये एनसीईआरटी वाली नहीं, हो सकता हो आपको इससे भी ज्यादा क्या मिल जाए, लिगेंड्स मिल जाए, इससे भी ज्यादा लिगेंड्स मिल जाए, तो आपको कंप्लीट एक निमोनिक्स वहां पर प्रोवाइड हो जाता है इंटरनेट पे, आप देख लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं, है ना। सर एससीएन में डोनर, यस, जब ये एससीएन है तो ये पीछे है, और जब ये एनसीएस है तो ये नाइट्रोजन है। दैट मींस बेटा ये एम्बिडेंटेड लिगेंड्स है। ये क्या है, एम्बिडेंटेड लिगेंड। अगर नाइट्रोजन डोनर है तो जाहिर सी बात है आगे आएगा, यहां नीचे लिखा है, देख लिखा है ना, नाइट्रोजन लिखा है। दैट मींस एनसीएस में नाइट्रोजन है और एससीएन में सल्फर है, और अगर सल्फर है तो फिर वो पीछे आ गया, इसीलिए एससीएन तो पीछे आ गया और एनसीएस आगे पड़ा है। क्यों? क्योंकि एनसीएस में डोनर नाइट्रोजन है और एससीएन में डोनर बेटा सल्फर है। बताया था ये ऐसा, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। क्लियर है? यस 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 यस, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये थायोसाइनेटो, ठीक है, ये थायोसाइनेटो जो है इसको हम देख लेते हैं, ठीक है भाई। तो ये ऑब्वियस सी बात है, एनसीएस है तो नाइट्रोजन डोनर है, मैंने यहां नाइट्रोजन लिखा हुआ है नीचे, और वही अगर एससीएन हो जाए तो वो पीछे चला गया, ठीक है भाई। कार्बन के बाद नाइट्रोजन कहां है मेरे भाई, बता। ये कह रहा है इसमें ऑक्सीजन डोनर है, इसको ही कह रहे होगे मुझे पता है। ये कार्बन है क्या डोनर इसमें? तो पहले दूसरे लेक्चर देख के आओ, जहां मैंने टाइम खराब किया है ना तुम्हारे लिए, अपना टाइम वेस्ट किया है ना, मैंने वेस्ट ही किया है लग रहा है, इन्वेस्ट तो नहीं किया स्लो पढ़ा के। तो पहले वो पढ़ के आओ यार, पहले पढ़ के आओ वो चीज, है ना। ये C2O4 ऑक्सीजन डोनर होता है, ऑक्जेलेटो, दिस इज ऑक्जेलेटो, OX होता है, ये ऑक्जेलेटो है। C2O4 को कार्बन बोलोगे क्या डोनर? कमाल कर रहे हो यार, ऐसे मत करो यार। चलिए, तो अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो जाहिर सी बात है स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, ये तो हमने उसी दिन देख लिया था कि लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है वो क्या करते हैं, हमने ये लिखा था ना कि डेल्टा O इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, पूछा था। यानी कि लिगेंड ज्यादा है तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, मतलब अगर लिगेंड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, अगर लिगेंड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है स्प्लिटिंग क्या होगा, स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगा। ये डेल्टा का मतलब क्या है, स्प्लिटिंग, और स्प्लिटिंग का मतलब क्या है बेटा, ये गैप। तो जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो गैप ज्यादा होगा, और ऑर्डर ये रहा आपके सामने। देखो इस ऑर्डर को खाली ऐसा नहीं कि स्प्लिटिंग के लिए ये ऑर्डर बहुत काम आने वाला है, ये ऑर्डर तो पता होना ही चाहिए अगर आपको रखना है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद आता है आपके पास यहां पर एक चीज और देख लेते हैं हम। एक फैक्टर हो गया हमारे पास, एक फैक्टर हो गया नेचर ऑफ लिगेंड। दूसरा फैक्टर है चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, चार्ज ऑन CMA। CM का मतलब होता है चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। जैसे अगर चार्ज बढ़ेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन टुवर्ड्स लिगेंड्स क्या होगा, बढ़ेगा, लिगेंड को जल्दी जल्दी खींचेगा, और जल्दी जल्दी खींचेगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो इसका केस में भी स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है, ज्यादा आती है। अगर चार्ज बढ़ता है तो स्ट्रेंथ, तो मेटल की जो पावर है, मेटल की स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, और उससे भी हमारा स्प्लिटिंग क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया K3FeCN6, K3FeCN6, और यहां ले लिया हमने K4FeCN6।
ठीक है, K4FeC। अच्छा, ये हर कोई फैक्टर हम तब लगा पाएंगे जब बाकी की चीजें सेम हो, जब बाकी की चीजें सेम हो। तो इसका मतलब है जब यहां लिखा हुआ है चार्ज ऑन CM है, देन इसका मतलब क्या हो गया अपने आप में कि मेटल क्या होना चाहिए, मेटल सेम होने चाहिए, सेम होने चाहिए, लिगेंड्स सेम होने चाहिए। अगर मेटल सेम है, लिगेंड सेम है, तब हम बोल पाएंगे ये चीज K3FeCN6 और K4FeCN6। बताओ यहां पर इस पर चार्ज कितना आ रहा है, इस पर चार्ज आ रहा है +2 और इस पर चार्ज कितना आ रहा है +3, यानी कि ये ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। अगर मेटल पर +3 है तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, चार्ज बढ़ेगा तो मेटल की पावर ज्यादा आ जाएगी, प्लस बढ़ेगा तो लिगेंड को अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा हो जाएगी। मतलब यहां इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रांग है और यहां इंटरेक्शन कम स्ट्रांग है, तो इसका मतलब है स्प्लिटिंग इस वाले केस में ज्यादा आ जाएगी, इस वाले केस में क्या आ जाएगी, ज्यादा आ जाएगी। हाँ, यस। अगर स्प्लिटिंग एनर्जी इक्वल है तो पावर सर्जी फिर क्या होगा? नहीं बेटा, ये किसी, मैंने बताया ना, आप कोई अगर एक फैक्टर ले रहे हो तो बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट होने चाहिए, अदरवाइज आप कंपेयर नहीं कर पाओगे, अदरवाइज आप कभी कंपेयर नहीं कर पाओगे। मतलब एक फैक्टर अगर ले रहे हो तो उसके अलावा जो बाकी के फैक्टर्स हैं वो क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए भाई, ये चीज ध्यान रख लेना। ऐसा नहीं कि अपन सब कुछ चीजें एक साथ ही देख लें, एक साथ नहीं होगा वो, है ना, एक साथ कुछ नहीं होगा। जिस तरह से, जैसे आप मान के चलो, एक एग्जांपल और देख लो, सब कुछ सेम होना चाहिए, यानी कि जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट है और H2O आपने क्या ले लिया, 6 ले लिया, और यहां पर क्या ले लिया, +2, और यहां पे ले लिया आपने कोबाल्ट H2O 6 और यहां क्या ले लिया आपने बाहर +3। यानी कि आप खुद सोचो, यहां पर कोबाल्ट पर चार्ज कितना है, +2, यहां पर कितना आ गया, +3, तो इसका मतलब है ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। बाकी चीजें सेम होनी चाहिए, लिगेंड्स सेम होने चाहिए दोनों के, मेटल सेम होना चाहिए, मेटल डिफरेंट, लिगेंड डिफरेंट, और उसके बाद आप अगर चार्ज को देखकर आंसर दे रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं है, वो नहीं दे सकते फिर अपन। यानी कि जो फैक्टर आप देख रहे हो उसके अलावा बाकी के फैक्टर्स जो हैं वो कांस्टेंट होने चाहिए, वो सेम होने चाहिए। देखो, मेटल मस्ट बी सेम, लिगेंड मस्ट बी सेम, ये होना चाहिए, एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर मस्ट बी सेम, सब कुछ सेम। मतलब इनको कांस्टेंट रख के फिर आप आंसर दे सकते हो, हर फैक्टर में यही होगा, है ना, मेटल लिगेंड सेम होने चाहिए। निशांत तिवारी यूपी वाला, नेगेटिव चार्ज हो तब मेटल पर, बेटा नेगेटिव चार्ज होता है तो सिनर्जिक बॉन्डिंग आ जाती है, नेगेटिव चार्ज होता है तो क्या होता है, सिनर्जिक बॉन्डिंग आ जाती है, और सिनर्जिक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी बढ़ाती है किसी और तरीके से। यहां हम नेगेटिव चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम ऑब्वियस सी बात है, यहां पर सिर्फ मैं पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं, मैं जीरो और नेगेटिव को यहां पर कंसीडर नहीं कर रहा हूं, याद रखिएगा इस चीज को। ये दूसरा फैक्टर हो गया। अब यहीं पर हम तीसरा फैक्टर भी देख लेते हैं, थर्ड, जेड इफेक्टिव ऑफ CMA। जेड इफेक्टिव देख लेते हैं। अगर जेड इफेक्टिव देख लिया तो क्या करना है, चार्ज सेम है, मान लिया चार्ज क्या है, सेम है, तो पहले लिख देता हूं जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा होगा तो डेल्टा क्या होगा, ज्यादा होगा, स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर ले लिया कि कोई 3D सीरीज का एलिमेंट है, से जब हम 4D सीरीज पे जाते हैं तो 30 से 40%, याद नहीं करना है, मैं जस्ट बता रहा हूं, जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जब हम 4D से 5D सीरीज पे जाते हैं तो यहां पर भी 30 to 50% जेड इफेक्टिव कितना हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है अगेन। यानी यहां से 3D सीरीज से आप 4D सीरीज पे आए तो जेड इफेक्टिव बढ़ा, और ज्यादा आए तो जेड इफेक्टिव और ज्यादा बढ़ गया। यानी कि 3D, आपको याद है स्ट्रेंथ रूल, स्ट्रेंथ रूल में आपने लिखा कि 4D 5D सीरीज के, 4D 5D सीरीज के जो भी मेटल्स हैं उनके सामने कोई भी हेलोजन भी आएगा तो वो स्ट्रांग हो जाएगा। बाकी सबको तो स्ट्रांग वो बना ही देगा, लेकिन 4D 5D के सामने जो भी हेलोजन्स आएंगे वो सब क्या हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। याद है कुछ ऐसा? CMA का फुल फॉर्म होता है बेटा सेंट्रल मेटल एटम, या CMI भी लिख दो तो सेंट्रल मेटल आयन, एक ही बात है, मतलब वो बीच में बैठा हुआ मेटल है उसकी बात कर रहे हैं। याद आया स्ट्रेंथ रूल, याद आया बेटा कि 4D 5D सीरीज वाले जो हैं वो
स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। तो इसका मतलब हुआ क्यों? क्योंकि 4D का जेड इफेक्टिव क्या होता है? ज्यादा होता है। इसका जेड इफेक्टिव भी क्या होता है? 5D का ज्यादा होता है। अगर आपको इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देखना है तो बताओ, क्या Ni, मैं यहां पर लिख रहा हूं NiCl4 2 माइनस, क्या लिख दिया मैंने? NiCl4 2 माइनस। निकल इज 3D एलिमेंट, ये निकल जो है वो कहां का है? 3D का है। एंड उसके बाद PdCl4 ले लिया मैंने, PdCl4 2 माइनस, ये देखो ये कहां का है? 4D का है। और यहां ले लिया मैंने PtCl4 2 माइनस, और ये कहां का है बेटा? 5D का है। तो बताओ, अगर इसके अंदर आपको स्प्लिटिंग का ऑर्डर पूछा जाएगा तो जेड इफेक्टिव से आप आंसर कर सकते हो। मेटल पर चार्ज सेम है, +2 +2 +2, लिगेंड्स सेम है, उसके बाद हम जेड इफेक्टिव बोल सकते हैं कि इधर से इधर जा रहे हो बेटा तो जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, इसलिए डेल्टा इंक्रीज हो रहा है। क्लियर हुआ? ठीक है। व्हाट इज जेड इफेक्टिव? अनुराग ठाकुर कह रहा है। तो जाओ पहले 11th क्लास पढ़ के आओ। ठीक है भाई, सब कुछ तो फ्री पढ़ा है आपका यूट्यूब पर, देख लिया करो। रफ्तार सीरीज पढ़ी है यूट्यूब पे 11th क्लास के लिए, मैंने ही पढ़ा रखा है उसमें। रफ्तार सीरीज पढ़ी है ना यूट्यूब पे, 11th क्लास में रफ्तार पढ़ा है, चेक कर लेना। यूट्यूब पे पढ़ा, फ्री पढ़ा, पढ़ सकते हो। ठीक है भाई। जेड इफेक्टिव का मतलब होता है अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस, मतलब जो मेटल होगा उसके न्यूक्लियस की पावर ज्यादा होगी तो उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। ठीक है। अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा है दैट मीन्स मेटल का न्यूक्लियस पावरफुल है, और न्यूक्लियस पावरफुल है तो वो इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन ज्यादा लगाता है, यानी कि टूवर्ड्स लिगेंड जो है, लिगेंड्स पर क्या करेगा? अट्रैक्शन ज्यादा लगाएगा, तो वो इसीलिए तो स्ट्रॉन्ग बना देता है। 4D 5D का जेड इफेक्टिव इतना होता है मेटल का कि वो कोई भी सामने आए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन करता है। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, यूट्यूब पे अच्छा नहीं, देख लेना बेटा, यूट्यूब पे मेरा लेक्चर पड़ा है और लगता है तुमको कि मैंने यूट्यूब पे अच्छा नहीं पढ़ाया है तो उस दिन फिर अलग सर को मैसेज डाल देना कि सर आप यूट्यूब पे अच्छा नहीं पढ़वा रहे हो। ठीक है, मैं बोल रहा हूं ऐसा। ठीक है, अगर मैं यूट्यूब पे अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब है मैं यहां पे भी अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं ऐसा नहीं देखता कि मैं कहां पढ़ा रहा हूं कहां नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं जब पढ़ा रहा होता हूं तो मैं सब जगह एक जैसा पढ़ाता हूं। ठीक है ना, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो ऑनलाइन में पेड कोर्स हो, चाहे वो ऑनलाइन में फ्री कोर्स हो, चाहे वो क्रैश कोर्स हो, चाहे वो मेन कोर्स हो, मेरा काम है एक जैसा पढ़ाना। क्यों? क्योंकि मैं खुद में बदलाव इस तरह का नहीं ला सकता कि मेरी वजह से किसी और का नुकसान हो जाए। तो इसीलिए ध्यान रखना, मैंने तो एक ही जैसा पढ़ा रखा है। बात यह है तुमको पढ़ना है तुम पढ़ो, मैंने तो बता दिया जस्ट। और किसी ने पढ़ा रखा होगा उससे पढ़ लेना, मेरे से नहीं पढ़ना है तो। ठीक है, नहीं, मेटल्स मस्ट नॉट बी सेम। मेटल्स कैसे सेम हो सकते हैं? जब आप 3D सीरीज से 4D सीरीज 5D सीरीज जाओगे बेटा तो मेटल कैसे सेम होगा? मेटल सेम नहीं हो सकता ना, इसमें मेटल सेम नहीं हो सकता ना। 3D से 4D, 4D से 5D आ रहे हो तो देन मेटल कैसे सेम हो सकता है? 3D का तो नहीं, निकल एक ग्रुप में है, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, ये एक ग्रुप में है, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, तो मेटल सेम कैसे हो सकते हैं? यस, इसमें सेम हो सकता है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट। द मेटल शुड बी इन, मेटल मस्ट बी इन सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, देन कंपैरिजन वैलिड होगा। दिस मेटल इज इन +2 स्टेट, दिस इज ऑल्सो इन +2 स्टेट एंड दिस वन इज ऑल्सो इन +2 स्टेट। देन हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ लिगेंड्स सेम होने चाहिए, टाइप ऑफ लिगेंड्स सेम होना चाहिए, लिगेंड्स सेम है, नंबर ऑफ लिगेंड्स सेम है, मेटल पर ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी सेम है, देन वी विल कंसीडर जेड इफेक्टिव फैक्टर। अदरवाइज अगर हमको प्लस ज्यादा ही मिल जाएगा तो हम जेड इफेक्टिव कंसीडर क्यों करेंगे? हम डायरेक्ट चार्ज कंसीडर कर लेंगे। ओके, चार्ज सेम कैसे लिखा? हाँ, चार्ज सेम होना चाहिए ना, सेम सेम सेम, यानी कि आप अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल पा रहे हो तो मैं उसका क्या कर सकता हूं, आप खुद बता दो। ये +2 में है, ये भी +2 में है और ये भी +2 में है, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर मस्ट भी सेम है। ऐसा थोड़ी कि यहां 4 है यहां 6 लगा दिए, नहीं, 4 4 4। दूसरा, टाइप ऑफ लिगेंड सेम है, क्लोराइड क्लोराइड क्लोराइड। मैंने कहा ना, जो कुछ भी कंपेयर कर रहे हो वो तभी कर पाओगे जब बाकी की चीजें कांस्टेंट हो जाएं। मतलब आप, अदरवाइज तो वो डेटा बेस्ड हो जाएगा ना। ये इस तरह के सवाल ही तो आप कर पाओगे जिसमें आपको कुछ बोलने का मौका मिलेगा। क्लियर है बेटा?
चलो 1 मिनट में आया, 1 मिनट आया, नोट करो इसको। हाँ भाई लिख लिया। चलो देखो, एक चीज और रिलेट करके दिखाता हूं आपको। आपने इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाला था तो sp3 आया था। जब आपने इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन निकाला था तो ये भी dsp2 आया था और ये भी dsp2 आया था। इसको हमने स्क्वायर प्लेनर बोला था और इसको भी हमने स्क्वायर प्लेनर बोला था, याद है। लेकिन ये क्या था, आपका टेट्रा था। हमने एक चीज देखी थी कि जो 4D5D वाले होते हैं वो इसको स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, और जब स्ट्रॉन्ग बना देते हैं तो पेयरिंग करवा दी थी। स्ट्रॉन्ग बना दिया था तो पेयरिंग हो गई थी। तो इन दोनों में पेयरिंग हो गई थी और इसमें पेयरिंग नहीं हो पाई थी। क्यों? क्योंकि ये 3D वाला है और 3D जो है वो पेयरिंग नहीं करवा सकता। तो ये सवाल मैंने आपको दिए हुए हैं। NiCl4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन PdCl4 और PtCl4 का हाइब्रिडाइजेशन आपने निकाला वो dsp2 स्क्वायर प्लेनर निकाला था। याद रखना बेटा। एक जुगाड़ लिखता हूं, काम आ जाएगा क्या पता। वैसे तो सब कुछ बता चुका हूं लेकिन तुमको आदत ऐसी होती है, काम आ जाएगा, काम लिख लो, कभी तो काम आ जाएगा। जुगाड़ कहता है कि Pt एंड Pd कॉम्प्लेक्सेस with coordination number 4 is always square planar। अब PDPT की बात नहीं है, वो कोई भी 4D5D का हो। तो सिंपल सी बात है, आप यहां पर सब लिख सकते हो कि 4D5D का जो कुछ भी है। लेकिन जनरली क्या है कि आपके PTPD वाले आते हैं, इसलिए जुगाड़ लिख रहा हूं मैं सीधा सीधा। अगर जिंक और कैडमियम हुआ, देन विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ऑलवेज टेट्राहेड्रल। अब बोलोगे सर इसमें हमने ये मरकरी भी ले लो सर इसमें कैडमियम मरकरी क्या है? तो आप बोलोगे कि इसमें कैडमियम और मरकरी ये दोनों 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है और ये 5D सीरीज है, बट D10 कॉन्फ़िगरेशन है। और D10 है, इसका मतलब अंदर वाला D काम में नहीं आ सकता, तो इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये तो फुलफिल है, तो फिर बाहर वाला जाएगा 1 S और 3 P, तो इसका मतलब है sp3 होगा। अब चाहे ये 4D5D के क्यों ना हो, लेकिन ये बेचारे दे नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इनके पास डब्बा नहीं है। तो 4D5D के होते हुए भी इनके में अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर दिख जाए तो जिंक कैडमियम मरकरी हमेशा आपको टेट्राहेड्रल ही दिखेगा। कारण जगह नहीं है तो अंदर वाला डी मिल नहीं सकता, और जगह नहीं है तो अंदर वाला डी तो मिल ही नहीं सकता। डी नहीं मिल सकता तो फिर बाहर वाला लेने पड़ेंगे 4 डब्बे, और बाहर वाले 4 डब्बे का मतलब S P और P। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लिया था हमने, इसलिए हमको क्या sp3 मिलता है। ठीक है, ओके, समझ आ गया? समझ आ रहा है? ये लो, बता रखा है बेटा, लेकिन भूल जाते हो तुम। बता रखा, मैंने सब बता रखा है, लेकिन तुम भूल जाते हो। ठीक है, तुम भूल जाते हो। तुम्हारे जो सवाल होते हैं ना वो कुछ ऐसे होते हैं कि मतलब क्या ही बोलूं मैं। इसलिए मैं, हो सकता हो किसी को ये देखते ही समझ आ जाए,
तो उसकी मेहनत बच जाएगी कि प्लेटिनम पैलेडियम का कॉम्प्लेक्स 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ आंख बंद करके स्क्वायर प्लेनर DsP2 लिख देना। ठीक है, और अगर जिंक कैडमियम मरकरी है 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ ऑलवेज टेट्राहेड्रल लिख देना, ऑलवेज टेट्राहेड्रल sp3 हो जाएगा। बाकियों के लिए देखना पड़ेगा, लेकिन इनकी तो मैं बता सकता हूं। एक्चुअली ये हैलोजन से हैलोजन के साथ ही इनके कॉम्प्लेक्स मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। बाकी अगर जो हैलोजन को स्ट्रॉन्ग बना सकता है, मेरी बात को समझना बेटा, 4d 5d के साथ कोई भी आए, ये सबसे गए बीते को अगर स्ट्रॉन्ग बना सकता है, समझना कॉन्सेप्ट समझना, अगर ये सबसे गए गुजरे को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं तो फिर बेटा इनको तो बना ही लेंगे। इनको क्या दिक्कत है, ये इनसे तो बाकी 3 तो इनसे तो स्ट्रॉन्ग ही है, तो जो सबसे खत्म केस को भी स्ट्रॉन्ग बना सकता है वो इससे आगे वाले को तो स्ट्रॉन्ग बना ही देगा ना मेरा राजा। बताया, समझ आया, समझ में आ गया क्या, नहीं आया? अगर यहां सबसे पीछे वाले को इसने सबसे स्ट्रॉन्ग बना दिया, सबसे पीछे वाले को इसने कहा कि ले तू स्ट्रॉन्ग बन जा, तो बेटा इससे आगे आने वाले तो वैसे ही इससे तो स्ट्रॉन्ग ही है, तो वो तो वैसे ही बन जाएंगे। समझ आया? आ गया, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया ना, अब तो समझ गए। तो अब ये जो सवाल पूछ रहे हैं ना कि इन केस ऑफ हैलोजन ओनली, नहीं, एक और सवाल कर लेते हैं, हम समझ जाओगे आप। हम आयरन के कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, रुथेनियम का कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं और ऑस्मियम का कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं। चलिए, तो हम एक काम करते हैं, यहीं पर पीछे एक स्लाइड और ऐड करते हैं और उसी में आपको डाउट हो जाएगा। ये देखो Fe, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। H2O6 and this one is in +3 state. Then ruthenium H2O6 और यहां ले लिया हमने +3 एंड देन ऑस्मियम, एक ही ग्रुप है ये, फिर रूठा ऑफिसर, देन ऑस्मियम H2O6 एंड देन +3। ठीक है भाई, सब में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +3। ये देखो यहां पर भी कितना निकल के आ रहा है, +3, यहां पर भी कितना आ रहा है, +3, यहां पर भी कितना आ रहा है, +3। लेकिन ये हम जानते हैं कि ये जो है Fe जो है, Fe रुथेनियम और ऑस्मियम, ये क्या है, इस तरह से टॉप टू बॉटम है, तो इधर से इधर जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो फिर स्प्लिटिंग भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो बताओ इसमें स्प्लिटिंग का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब ठीक है, अब समझ गए, अब समझ गए भाई, अब तो क्लियर है आपको, अब तो आपका डाउट क्लियर हो गया वो वाला 45D का हैलोजन वाला। यस, सबको क्लियर है भाई? हाँ, Fe के केस में पेयरिंग नहीं होगी डेफिनेटली। ये आपका मैं बता देता हूं, दिस वन इज योर sp3d2, ये sp3d2 होगा, लेकिन ये दोनों के दोनों d2 sp3 होंगे। फर्क नजर आ गया होगा आपको, फर्क नजर आ गया होगा आपको, इन दोनों में पेयरिंग हो गई लेकिन उसमें पेयरिंग नहीं हुई। फर्क नजर आ गया होगा आपको, आ गया ना बेटा? वही Fe के साथ H2O sp3d2 है, मतलब बाहर वाला ले रहा है, और वही पेयरिंग करवा रहा है यहां पर। ठीक है, समझ आया सबको? क्लियर है भाई? यस 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 सर, डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव इज कांस्टेंट, नॉट इन डी ब्लॉक, नॉट इन डी ब्लॉक। वो जनरल स्टेटमेंट है, और वो जनरल स्टेटमेंट सिर्फ हाइपोथेटिकली बोला जाता है, कोई वैल्यू बेस्ड चीज नहीं है, है ना, हाइपोथेटिकल बोला जाता है। इन केस ऑफ एस ब्लॉक यू कैन से, इन केस ऑफ पी ब्लॉक यू कैन से, बट इन केस ऑफ डी ब्लॉक ऑलवेज टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे जैसे आप नीचे आते हो एफ और डी के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है। यही रीजन है कि आपको, मुझसे जो 11th क्लास पढ़े हुए हैं उनको पता होगा कि जिरकोनियम एंड हॉफनियम की साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है। कारण है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन लग जाता है उसमें, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। सेकंड हाइब्रिड इज रॉन्ग, सेकंड हाइब्रिडाइजेशन इज रॉन्ग। क्यों? रुथेनियम का कौन सा होगा बताओ? D2sp3 होगा, सेम होगा, है ना, D2sp3 होगा भाई। सेम कैसे, गलत कैसे हो गया? D2sp3 होगा, ये sp3d2 होगा, इधर वाला गलत नहीं है। कैसे बता रहे हो गलत? बताओ, मुझे ही बता दो।
सेकंड का, सब सही है ये, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, कोई बात नहीं। तुमको ज्यादा पढ़ा दो तो ज्यादा डाउट आता है तुम्हारे को। जाके एनसीईआरटी पढ़ना, इतना कुछ दिया हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं दिया हुआ। इस तरह से चीजों को अलग अलग करके नहीं सिखा रखा बेटा, ठीक है। यस, नेक्स्ट फैक्टर इज थर्ड वाज जेड इफेक्टिव ऑफ सीएमए। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, अगले फैक्टर की। और अगला फैक्टर हमारा कौन सा है, अगला फैक्टर है ज्योमेट्री, कि ज्योमेट्री का असर होता है क्या। फोर्थ फैक्टर है हमारा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री देख लेते हैं, चलो। ये चीज मैं क्लियर कर देता हूं आपको, ये बताना पड़ेगा थोड़ा सा, कि जो स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग होती है वो मैक्सिमम होती है, एंड देन ऑक्टाहेड्रल, एंड देन आता है आपका टेट्राहेड्रल। स्प्लिटिंग के नीचे मैंने एसपी लिखा है, स्प्लिटिंग फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे। एंड ये होगा आपका कौन सा, ऑक्टाहेड्रल, और ये होगा आपका कौन सा, टेट्राहेड्रल। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया, यहां पर ले लिया मैंने NiCN4। क्या ले लिया मैंने यहां पर, NiCN4 ले लिया, NiCN4 2 माइनस, क्या ले लिया, NiCN4 2 माइनस ले लिया। उसके बाद मैंने NiCN6 ले लिया, क्या ले लिया मैंने, NiCN6 4 माइनस, NiCN6 4 माइनस हो जाएगा। उसके बाद मैंने एक और ले लिया निकल का ही कॉम्प्लेक्स, जो कि क्या है, टेट्राहेड्रल है, और आपको पता है वो कौन सा है, मैंने ले लिया NiCl4, NiCl4 2 माइनस। जरा आप इसको निकालोगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो आएगा बेटा DsP2, इसका निकालोगे तो आएगा ऑक्टाहेड्रल, इसका निकालोगे तो आएगा आपका क्या, टेट्राहेड्रल। टेट्रा मतलब sp3, ये ऑक्टा निकल प्लस 8 है, 6 चाहिए तो कुछ नहीं हो सकता, ये बाहर का ही होगा, sp3d2 होगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था d8 d9 d10, d8 d9 d10 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ हमेशा बाहर वाला ही बनेंगे। मतलब पेयरिंग करवाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये D8 है, और D8 में अगर आप पेयरिंग करवा भी दोगे तो एक ही डब्बा खाली होगा, लेकिन हमको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में डब्बे कितने चाहिए, D के 2 चाहिए, तो कोई फायदा नहीं है पेयरिंग करवाने का, इसलिए ये बाहर ही आता है। तो D8 D9 और D10, D8 D9 D10 विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इज ऑलवेज आउटर sp3d2, बताया हुआ है सब कुछ फिक्स्ड हाइब्रिडाइजेशन के में, ठीक है। उसके बाद यहां पर बेटा अगर लिगेंड डिफरेंट है तो कुछ तो वजह है ना बताने की, तो ये देख लो, कोई वजह होगी जिसके बिहाफ पे ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं। और यूं मान के चलो कि जो एग्जांपल मैं दे रहा हूं ना, मेन एग्जाम में वही आएंगे, ये मान के चल लेना। बहुत छांटे हुए एग्जाम्पल हैं, मतलब इसके अलावा कोई दूसरे ढूंढोगे तो वो फॉरेन ऑथर की बुक्स में डेटा देख के निकालना पड़ेगा। एनसीईआरटी में भी ये चीजें नहीं लिखी हुई है, ठीक है, ये मैं बता रहा हूं आपको। तो इसका स्प्लिटिंग ज्यादा होता है, इसका स्प्लिटिंग क्या होता है, ज्यादा होता है। एक रिलेशन बताता हूं मैं आपको कि डेल्टा टी और डेल्टा ओ का रिलेशन क्या होता है। डेल्टा टी और डेल्टा ओ का रिलेशन क्या होता है, जो आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है वो 9/4 डेल्टा टी होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें इसकी, आगे वाले पे कर लेते हैं हम, एक यहां पे बात कर लेते हैं, अगले पे नोट कर लिया होगा। जुगाड़ वापस आ गया, एक सेकंड रुक जाओ भाई। अगर मैं बात करूं रिलेशन की, जो तो डेल्टा ओ जो होता है वो 9/4 डेल्टा टी होता है, यानी कि हमने लिखा डेल्टा ओ ज्यादा होता है, ये होता है डेल्टा ओ ज्यादा होता है हमारा, डेल्टा ओ ज्यादा होता है। तो इसका मतलब है ये वैल्यू है, ये वैल्यू मैथमेटिकल निकाली हुई वैल्यू है, हमको याद रखनी पड़ेगी कि जो डेल्टा टी है वो डेल्टा ओ जो है उसका और डेल्टा टी का रिलेशन है डेल्टा ओ इज इक्वल्स टू 9/4, मतलब 9/4 टाइम्स ज्यादा होता है ये डेल्टा टी। डेल्टा टी में आप 9/4 ऐड कर लो, वो उतना हो जाएगा। और जो ये आपका डेल्टा एस पी होता है ना, ये होता है 1.3 डेल्टा ओ, ये डेल्टा ओ से 1.3 गुना ज्यादा होता है स्क्वायर प्लेनर वाला। मतलब स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग मैक्सिमम हो गई, स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग मैक्सिमम हो जाती है। आज देखेंगे हम दोनों स्प्लिटिंग, ये देखो स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल एंड
टेट्राहेड्रल, मतलब स्प्लिटिंग मैक्सिमम स्क्वायर प्लेनर में होती है, उसके बाद ऑक्टा में और सबसे कम टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग होती है। टेट्राहेड्रल में इतनी कम स्प्लिटिंग होती है, गैप इतना कम होता है कि वीक हो स्ट्रॉन्ग हो फर्क नहीं पड़ता, सब में मतलब स्ट्रॉन्ग भी आएगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे भरेंगे, 1 2 3, मतलब सॉरी पहले नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, मतलब ये गैप इतना ज्यादा है ही नहीं। एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा हुआ है, इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल, इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग इज वेरी लेस, हमेशा स्प्लिटिंग कम ही होगी। टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग इतनी कम होती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से इधर से इधर, इधर से इधर अल्टरनेट पाथवे ही चूज करता है, मतलब उसमें रिपीटेड पाथवे की जरूरत ही नहीं होती क्योंकि उसका गैप कम है। सर हाउ डू यू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन सो फास्ट? मुझे पता है इसका DsP2 होता है, 3D8, 3D8 है, 2 अनपेयर्ड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग करेगा, एक डब्बा खाली मिल जाएगा अंदर, DsP2 हो गया। अब D8 है लेकिन 4 नहीं है, 6 है, तो हमारे किसी काम का नहीं है, हम बाहर चले जाएंगे, तो sp3d2 हो गया। वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करवाएगा, टेट्राहेड्रल हो गया, sp3 हो गया। इसका मैग्नेटिक मोमेंट 2 पॉइंट समथिंग, इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी 2 पॉइंट समथिंग क्योंकि ये भी पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 क्यों, क्योंकि इसमें पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है भाई, तो फास्ट आप भी निकाल सकते हो बेटा, अगर आप जो मैंने 30 क्वेश्चंस दिए हैं उसको आप एक बार फिर से करोगे तो आप भी फास्ट फास्ट निकाल सकते हो। बढ़े आगे, तो ये ज्योमेट्री का कुछ था। अब हम एक सवाल करते हैं, देखो थोड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, ठीक है। क्या हम इसको यहां पे ऐसा लिख सकते हैं कि और डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा ओ? एक ही बात है भाई, अगर मैंने लिखा कि डेल्टा ओ इज इक्वल्स टू 9/4 डेल्टा टी, दैट मीन्स डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा ओ, करेक्ट है? करेक्ट है ना? और अगर मैं यहां डेल्टा ओ लिख दूं, इसमें डेल्टा ओ लिख दूं, तो डेल्टा एस पी डिवाइड बाई 1.3 हो जाएगा। ये रिलेशन तो क्लियर है भाई सबको? चलो, तो अब बात करते हैं कि एक सवाल कर लेते हैं, ठीक है। अब एक सवाल कर लेते हैं, और सवाल जो है मेरे मोबाइल में कहीं था, एक बार रुक जाओ, वेट 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 वेट, खाली वैल्यूज देखनी है मुझे, बाकी तो याद है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वैल्यूज गड़बड़ हो गई ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का आई थिंक वो क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट तो है, ठीक है। उस रिलेशन को लेके, डेल्टा टी और डेल्टा ओ के रिलेशन को लेकर जो सवाल दिया हुआ है वो देखते हैं। यस, देखिए वैल्यूज दी हुई है आपकी, वैल्यूज की बात कर लेते हैं। चलिए इधर देखिए सब लोग एक बार, कि आपको दिया हुआ है डेल्टा ओ दिया हुआ है 18,000, डेल्टा ओ किसका दिया हुआ है? 18,000। क्वेश्चन देख लेना, इफ डेल्टा ओ ऑफ COCl6 4 माइनस is 18,000 cm inverse, then find delta T of COCl4 2 माइनस। देखो इसका मतलब हुआ ये 6 लिगेंड है, ऑक्टाहेड्रल हो गया, ये 4 लिगेंड है, टेट्राहेड्रल हो गया। इसकी स्प्लिटिंग पूछना चाह रहा है, बता सकते हो? इसकी स्प्लिटिंग बता सकते हो, है ना? ये क्या हो जाएगा, इसकी स्प्लिटिंग बता सकते हो? जरा बताओ, जल्दी बताओ। अब जरा देखो आपको क्या निकालना है, डेल्टा टी निकालना है, विच इज 4/9 डेल्टा ओ। बस कर दो, फिर क्या लिखोगे इसको? 4/9, और यहां क्या लिख दोगे? 18,000। ये लो, इतना ही होगा, 8,000 इनवर्स। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। हाँ 8,000, यस यस डेफिनेटली 8,000। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है बेटा, रिलेशन से हो जाएगा, सीधा रिलेशन। वो फॉर्मूले थोड़े से याद रखने पड़ेंगे आपको, है ना? इस तरह के रिलेशन से रिलेटेड फॉर्मूला आपको याद ही रखना पड़ेगा। एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, एक रहेगा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, और एक ये वाला रखना है। बाकी इनके रिलेशन तो आप आपस में वैसे ही चेंज कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है भाई? ओके, आगे बढ़ सकते हैं, पक्का?
ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं अपन। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस देख लेते हैं हम। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ये नोट कर लो फटाफट, फिर लिखता हूं मैं। नोट कर लो, नोट कर लो। बट दीज आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस, not different. Cobalt is in +2. Cobalt is also in +2. नंबर ऑफ लिगेंड्स सेम नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि हम ऑक्टाहेड्रल से टेट्राहेड्रल पूछ रहा हूं तो 4 ही चाहिए ना, नॉट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। यस, कंडीशन है यहां पर कंडीशन है कि मेटल लिगेंड पेयर्स मस्ट बी सेम। मतलब जो यूं कह दूं कि मेटल भी सेम होना चाहिए और लिगेंड भी सेम होना चाहिए। नंबर सेम हो गया तो फिर सवाल किस बात का? नंबर सेम हो गया तो फिर सवाल किस बात का? पूछा है 6 के साथ 18,000 है, 4 के साथ कितना होगा, तो फिर बेटा नंबर तो चेंज करना पड़ेगा ना। यस, ओके, एक कह छुट्टी कर दो। वाह अंजलि कुमारी, कहां जाना है? कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिफरेंट। भाई फिर सवाल किस बात का? अंधे हो गया, गधे हो गया बिल्कुल। फिर सवाल किस बात का? जब ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, इसका मतलब समझता है? ओ का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ये पी का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4। फिर सवाल किस बात का गधों? फिर किस बात का सवाल पूछूं मैं जब कोऑर्डिनेशन नंबर ही 6 कर दूं तो? भाई कोई सवाल, कोई वैल्यू कुछ है तो बता रहा हूं। कमाल कर रहे हो यार, गजब गजब कर रहे हो तुम। दिमाग मतलब तुम बेच के आए हो, मैं बता रहा हूं। अभी भी वक्त है, जिसको भी बेचा है खरीद ले आओ, चाहे डबल पैसे देके खरीदने पड़े, ले आओ, वापस ले आओ। तुमने बहुत सस्ता बेच दिया होगा, मैं जानता हूं, क्योंकि एक वक्त पे लगता है इंसान को कि मेरे पास सबसे बेकार चीज क्या है, तो वो उसके जितने पैसे मिल रहे होते हैं वो उसी में बेच देता है। आपने बेच दिया। तो मैं कह रहा हूं जिसको भी बेचा है वापस बात करो, वापस बात करो। ठीक है, हो सकता हो इसके बदले आपको एक चम्मच दे के गया वो बर्तन बेचने वाला, तो कोई बात नहीं, वापस बात करो उस बर्तन वाले से, और अपने घर के सारे बर्तन चाहे देने पड़ जाए लेकिन अपना दिमाग वापस ले लो। अरे रहेगा तो चलाओगे ना, बेच ही दिया तो क्या करोगे? बेच ही दिया तो उसका क्या? तो वापस ले आओ यार, चाहे 3 गुना पैसा देना पड़ जाए, ले आओ। रहेगा तो समझाऊंगा, है ही नहीं तुम्हारे पास। जिसको भी बेचा है वापस बात करो। चलो गुड। अब आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स पे। ये जुगाड़ वाली स्लाइड यहां ऐड कर दी मैंने नीचे, कभी भी काम आए, इससे रिलेटेड है नहीं है मुझे नहीं पता। वहां पर ये जो 2 स्टेटमेंट है ये आपको हेल्प कर सकते हैं। जो मुझे कह रहा था ना कि सर आप ऐसे देखते ही कैसे बता लेते हो, तो ये देखते ही बता सकता है तू भी कि पीटीपीडी को 4 में देख, स्क्वायर प्लेनर बॉल, बात खत्म। जिंक कैडमियम मरकरी को 4 में देख, टेट्राहेड्रल बॉल, बात खत्म। ये देख सीधा जुगाड़ है मेरे पास ना। ऐसी ऐसी चीजें ही तो है जो मैं तुमको दे रहा हूं। ये चीज ये कहीं नहीं मिलेगी, ये मैं ही दूंगा। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अच्छा हम स्प्लिटिंग देख लें क्या? स्प्लिटिंग की बात हो रही थी तो हम स्प्लिटिंग को यहां पर देख लें क्या? हमने टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग और स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग सिलेबस में नहीं है, बस डायग्राम बना के दे रहा हूं, है ना। स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल, स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग का डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ये तो मैं मान सकता हूं कि चलो ठीक है कभी इसके बारे में तो कुछ पूछ ले कर ले। तो यहां पर मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, ये वाली कंडीशन डायरेक्ट यहीं पर ले लेता हूं मैं, और यहां हो जाएगा एक बेरी सेंटर। यहां क्या हो जाएगा? एक बेरी सेंटर। ठीक है, और बेरी सेंटर से यहां ऊपर जाएगा क्या? ऊपर जाएगा, यहां पे जाएगा क्या? 3 डब्बे। यहां कौन से चले जाएंगे? यहां पे ऊपर जाते हैं 3 डब्बे, और यहां नीचे कौन से आ जाएंगे? 2 डब्बे।
ये फर्क होता है, ठीक है। नीचे 2 ऊपर 3, जस्ट ऑपोजिट ऑफ ऑक्टाहेड्रल, जस्ट ऑपोजिट ऑफ ऑक्टाहेड्रल। इसको लिखते ही आपके सारे दर्द कम हो जाएंगे। ऑक्टाहेड्रल में 3 नीचे 2 ऊपर थे, इसमें 2 नीचे 3 ऊपर है, यानी कि जो ये dxy dyz और dxz जो है वो तो ऊपर है, और dz स्क्वायर और dx स्क्वायर y स्क्वायर यहां पर नीचे आएंगे। कारण टेट्राहेड्रल में जो अटैक होता है वो एक्सिस के बीच में होता है। टेट्राहेड्रल में एक्सिस पर अटैक नहीं होता है, इस वजह से बीच के एक्सिस में अटैक होता है, बिटवीन एक्सिस पे अटैक होता है टेट्राहेड्रल में। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो बिटवीन एक्सिस वाले हैं उनको रिपल्शन ज्यादा महसूस होगा। भाई जहां अटैक डायरेक्ट होगा उनका रिपल्शन ज्यादा होगा, मतलब वो ऊपर चले जाएंगे। ऑक्टाहेड्रल में क्या हुआ था, ये ऊपर आ गए थे, कारण एक्सिस पर अटैक होता है और एक्सिस वाले 2 होते हैं। यहां पर अटैक एक्सिस पर नहीं होता, बिटवीन एक्सिस पे अटैक होता है, यानी कि बिटवीन एक्सिस वाले ऊपर चल जाएंगे। जब ऊपर जाते हैं तो इनको बोला जाता है क्या, T2। इनका नाम होता है क्या, T2, और इसका नाम क्या होता है, E, सिर्फ E। G नहीं लिखते, इसमें G वर्ड यूज नहीं होता है, जीरेड नहीं होता है, टेट्राहेड्रल जीरेड नहीं होता, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में नहीं काउंट होता, इसीलिए यहां पर G वर्ड हटा दिया जाता है ना। ये चीजें आगे सीख जाओगे आप, जीरेड वगैरह अनजीरेड वगैरह, तो यहां पे सिर्फ नाम रहेगा T2 और E है ना, T2 और E। यानी कि मैं यहां पर अब और भी चीजें बदलेंगी। देखो यहां क्या बदलेगा, ये आपने क्या ले रखा है, बेरी सेंटर। ये क्या है आपका, बेरी सेंटर। यहां पे आपने E क्या मान ली, 0। यहां पे E क्या मान लिया आपने, 0। और यहां पे उल्टा हो जाएगा। अब देखो ये यहां से यहां क्या बोलोगे आप, -0.6 डेल्टा T, और यहां से यहां क्या बोलोगे आप, +0.4 डेल्टा T। सर ये डेल्टा T क्या है, तो मैं बोलूंगा डेल्टा T तो ये रहा, यहां से लेके यहां तक जो है वो क्या है आपका, डेल्टा T है। ये टेट्राहेड्रल के लिए होता है, जस्ट उल्टा, जस्ट क्या, उल्टा। एंड सुन लो, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स delta T is always less than pairing energy. Delta T is always less than pairing energy, which means यहां पर सबके सब वीक लिगेंड होंगे, यहां पर सबके सब क्या होंगे, वीक लिगेंड होंगे। अगर आपने ऐसा बोल दिया कि जो स्प्लिटिंग है वो पेयरिंग एनर्जी से कम है, इसका मतलब है यहां पर सबके सब क्या होंगे, सबके सब वीक लिगेंड होंगे, है ना, सबके सब क्या होंगे, वीक लिगेंड होंगे। तो ऑल लिगेंड्स एक्ट एज वीक लिगेंड, है ना, ऑल लिगेंड्स एक्ट एज वीक लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, यानी कि सारे लिगेंड, ऑल लिगेंड्स एक्ट एज वीक लिगेंड्स। जब ये कम है, हमने लिखा था जब ये कम होता है पेयरिंग एनर्जी से तो वीक लिगेंड होता है, वीक फील्ड लिगेंड। WFL का मतलब होता है वीक फील्ड लिगेंड, यानी कि यहां पर स्ट्रॉन्ग का कोई लेना देना ही नहीं है, यानी कि यहां पर हमेशा ही पाथवे कैसा चूज होगा, जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो कैसा चूज होगा, बताओ आप कैसा पाथवे चूज करोगे, E देन T2 देन E देन T2, हमेशा पाथवे ये चूज होगा इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए। इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए कौन सा पाथवे चूज होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अल्टरनेट पाथवे चूज होगा, यानी कि यहां पर पेयरिंग हो ही नहीं पाएगी, बहुत ज्यादा गैप है ही नहीं। इसने कहा गैप ही बहुत कम है, ऑक्टाहेड्रल से कितना गुना कम है आप खुद सोच लो, ऑक्टाहेड्रल से कितना गुना कम है, अभी तो सवाल किया था। ये रिलेशन है, ये रिलेशन है इसमें, ऑक्टाहेड्रल से ये रिलेशन है कि भाई जितना ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू हो उसकी 4/9 टाइम्स कम हो जाती है ये, ठीक है। तो पेयरिंग नहीं होगी, तो इसमें कभी भी पेयरिंग एनर्जी काउंट नहीं होती है, क्यों, क्योंकि सबके सबको क्या मान लिया जाता है बेटा, वीक फील्ड मान लिया जाता है। बोला गैप कम है,
तो आराम से भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गैप ज्यादा होता है तो फिर पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ऊपर नहीं जा पाता इलेक्ट्रॉन, गैप ज्यादा होने पर इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पाता। तो वो हमने ऑक्टाहेड्रल में देख लिया था, दो केस, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड। तो जब हमने ऑक्टाहेड्रल में इधर ऐसा लिखा था तो हमने बोला था वीक लिगेंड होता है, यहां पर सबके लिए ऐसा ही होगा, ऑलवेज डेल्टा टी इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, क्लियर? डेल्टा टी क्या है? वाह मेरे राजा साजन कुमार, क्या बात है, तू तो किसी का साजन बनने के लायक भी नहीं है बे। सर ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो काम हो जाएगा? हाँ, तमाम हो जाएगा। इसमें एक शब्द लगाना भूल गए आप, काम और हो जाएगा के बीच में तमाम। सर ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो काम तमाम हो जाएगा, तमाम लगाओ बीच में, आपने अधूरा स्टेटमेंट लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, काम तमाम हो जाएगा। ई होता है, ई, जी नहीं लगाना है इसमें, आप इनके जी हटा दो, मतलब टेट्राहेड्रल में कोई इज्जत नहीं देगा, किसी को जी नहीं बोलना है। कैसे याद रखोगे? टेट्राहेड्रल की कोई इज्जत नहीं है, टेट्राहेड्रल की कोई इज्जत नहीं है, टेट्राहेड्रल के जी नहीं लगाते हैं, टेट्राहेड्रल से बदतमीजी से बात करते हैं, है ना, टेट्राहेड्रल से किससे बात करते हैं? बदतमीजी से बात करते हैं, बोले ई टी2, ई टी2, ऐसे बात करते हैं, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल से ऐसे बात करते हैं, ऑक्टाहेड्रल में तमीज से बात करते हैं, ईजी टी2 जी नमस्कार, ईजी टी2 जी कैसे हो आप, तो इज्जत नहीं देनी टेट्राहेड्रल में, हम टेट्राहेड्रल जो है उसको इज्जत नहीं देने का है, ठीक है भाई, अब तो याद रहेगा। चलो गुड 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 गुड। चलो एक और है, स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल, स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर विच इज नॉट इन योर सिलेबस, बट एक बार मान लो मैंने कहीं सवाल देखा था, ऑर्डर पूछ लिया था, जैसे अभी मैं इसका ऑर्डर पूछूं बेटा, तो इसमें एनर्जी का ऑर्डर बता सकते हो आप? इन डब्बों का, इन डब्बों का एनर्जी का ऑर्डर बता सकते हो? यस मैं बता सकता हूं, डीजेड स्क्वायर और डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो बराबर है, और इससे ज्यादा एनर्जी ऊपर वालों की है, तो यहां पे आ जाएगा बेटा डी एक्स वाई बराबर डी वाई जेड बराबर डी एक्स जेड। क्लियर है भाई? जो ये तो है, ये तो डब्बे बराबर हैं, तो इनकी एनर्जी दोनों की बराबर हुई, इन दोनों से ज्यादा ये दोनों हो गए, ये एनर्जी का ऑर्डर इनके लिए ऐसा होता है ना, इनका एनर्जी का ऑर्डर ऐसा होता है। ऐसा सेम ऑर्डर हम स्क्वायर प्लेनर के लिए बनाएंगे, सेम नहीं मतलब इन्हीं डब्बों के लिए स्क्वायर प्लेनर में ऑर्डर बनाएंगे। चलो तो अब हम पढ़ लेते हैं स्क्वायर प्लेनर, एडिशनल करवा रहा हूं मैं चीजें, आप समझ लेना। ये स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, यस, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्या होता है सुन लो। स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल में फर्क इतना है, ये एक्सिस को अगर मैंने माना था जेड, क्या माना था? जेड एक्सिस, तो यहां वाले को मैंने क्या मान लिया था? एक्स, और यहां वाले को मैंने क्या मान लिया था बेटा? वाई। देख पा रहे? ये ऑक्टाहेड्रल था, ये कैसा था? ऑक्टाहेड्रल था। क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया, ये ऑक्टाहेड्रल था। हाँ भाई, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जेड एक्सिस होता ही नहीं है। आप बोलोगे ऐसा क्यों? तो मैं बोलूंगा जेड एक्सिस से अटैक नहीं होता। स्क्वायर प्लेनर कब हो जाएगा? जब बीच की डंडी हटा दो। इसको मैं स्क्वायर प्लेनर कब बना सकता हूं? जब बीच की डंडी हटा दूं, और जब बीच की डंडी हटा दूं इसका मतलब जेड एक्सिस का कोई काम नहीं, और जेड एक्सिस का कोई काम नहीं तो बताओ कौन सा एक्सिस रहेगा? सिर्फ एक्स और वाई। कौन सा एक्सिस रहेगा? सिर्फ एक्स और वाई। समझ आया? जेड पे अटैक नहीं करेगा। यस डेफिनेटली, बहुत बढ़िया आंसर दिया, जेड पे अटैक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर प्लेनर का मतलब क्या है? ये डंडा हटा दूं तो ये बीच में बचा हुआ स्क्वायर प्लेनर ही तो है, बीच में बचा हुआ क्या है? स्क्वायर प्लेनर ही है। यानी स्क्वायर प्लेनर में हम, ये आपका क्या था? ऑक्टा, और ये आपका क्या है? स्क्वायर प्लेनर। अगर मैं यहां पर बनाऊं स्क्वायर प्लेनर, तो देखो ये रहा स्क्वायर प्लेनर एम,
m इस तरह से। इसको हम अगर x एक्सिस मान ले और तो इसको क्या मानूंगा मैं, y एक्सिस मानूंगा। इसको क्या मान लूंगा मैं, y। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये स्क्वायर प्लेनर है और ये आपका क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल में से z हटा दो, ऑक्टाहेड्रल में से z हटा दो। बात सुन लेना बेटा, ऑक्टाहेड्रल में से z हटा दो। अभी देखते हैं। तो इसका मतलब है पहले मैं ऑक्टाहेड्रल ले लूं समझाने के लिए। समझाने के लिए पहले मैं क्या ले लेता हूं, ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग ले लेता हूं, जो कि हमने पढ़ रखी है 1 2 3 4। ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग हमने कैसे करी थी बेटा, ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग करी थी ऊपर 2 और नीचे 3। नीचे कितना था, 3 था, 1 2। ठीक है, बताओ ये कौन कौन से थे, आपको याद है क्या? ये dxy था, ये dyz था और ये dxz था, यही था भाई। और ऊपर वाले कौन कौन से थे, dz स्क्वायर था और dx स्क्वायर y स्क्वायर था। आपने कहा z हटा दो, अगर z हट जाएगा तो z की एनर्जी कम कर दूं, z हट जाएगा तो z पे अटैक नहीं होगा, तो z वाले क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, z वाले क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब है इसकी फिर से स्प्लिटिंग हो जाती है, इसकी क्या हो जाती है, फिर से स्प्लिटिंग हो जाती है। इसमें से z वाले को नीचे ले लो बेटा, इसमें से z वाले को क्या कर लोगे, नीचे ले लोगे, यहां जाओगे, अब आगे ऊपर जाओगे, ये फिर से टूट जाएगा, ये डब्बा ऊपर आ जाएगा और ये डब्बा कहां आ जाएगा, नीचे। ये डब्बा आ गया आपका नीचे। ये जो नीचे आया ये जेड स्क्वायर है और ये डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। क्योंकि एक्स वाई प्लेन पे अटैक होगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मैक्सिमम चला जाएगा। क्योंकि एक्स वाई प्लेन पे अटैक हो रहा है तो रिपल्शन एक्स वाई का मैक्सिमम होगा। क्लियर है? बोलो हाँ और ना, बोलो हाँ और ना। क्या ये डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऊपर क्यों गया, समझ आया क्या? क्या डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्यों हुआ ऊपर, समझ आया क्या? सलोनी रॉय कह रही है बोरिंग क्लास, तो जा निकल, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। बोर होने के लिए पैसे थोड़ी दिए हैं, बोर होने के लिए पैसे नहीं दिए हैं, पैसे दे के बोर हो रहे हो, तुमसे बड़ा गधा कौन। चलो जाओ निकलो, निकल निकल निकल, अब भी निकल। क्लियर? चलो, क्या इसमें भी कोई आपको एक्स वाई नजर आ रहा है? क्या आपको इसमें भी कोई एक्स वाई नजर आ रहा है? जो एक्स वाई पे होंगे उनकी एनर्जी वापस से बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बेटा जेड तो हट गया और एक्स वाई जो है वो उस पर अटैक हो रहा है। किस पर अटैक हो रहा है? एक्स वाई पे अप्रोच कर रहा है लिगेंड। तो एक्स वाई वाले तो मैक्सिमम चले जाएंगे, है ना। एक्स वाई तो क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम चले जाएंगे। यानी कि हमको अगर देखना है तो एक्स वाई प्लेन की एनर्जी क्या हो जाती है, मैक्सिमम। जरा देखो, अगर बात समझ आ गई हो तो क्या मैं इसको ऊपर ले जाके यहां पर डी एक्स वाई लिख दूं? इसको ऊपर ले जाके यहां पर डी एक्स वाई लिख दूं और इसको नीचे ले जाकर क्या लिख दूंगा, 2 डब्बे, विच इज डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। डी वाई जेड एंड डी नीचे आ गया, हाँ यस, एक्स जेड एंड डी वाई जेड नीचे आ गए। देखो एक्स वाई वाला ऊपर चला गया, एक्स वाई वाला ऊपर चला गया, जेड वाले नीचे आ गए। और जेड में भी सबसे नीचे वो जो बिटवीन एक्सिस है, और जेड में भी सबसे नीचे कौन आएगा, जो बिटवीन एक्सिस है वो आएगा। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट, बस 1 मिनट आया, आधा मिनट, सिर्फ आधा मिनट। हाँ ये समझ आया भाई? यस समझ आ गया, समझ आया। क्योंकि जेड है ही नहीं, जेड पे अटैक नहीं हो रहा है तो जेड जेड वालों को नीचे ले आओ। जेड पे अटैक नहीं हो रहा है, जेड वालों को नीचे ले आओ, एक्स वाई वालों को ऊपर ले जाओ, एक्स वाई वाले ऊपर। और हमेशा ध्यान रखना एक्सियल ऊपर ही होते हैं बिटवीन एक्सिस से। 2 चीजें बता रहा हूं, जेड पर अटैक नहीं हो रहा है, जेड वालों को नीचे ले आओ। और ध्यान रखना एक्सियल वाले बिटवीन एक्सिस से ज्यादा ही एनर्जी होती है, एक्सियल वाले बिटवीन एक्सिस से ज्यादा एनर्जी रखेंगे। तो बताओ एक्स वाई में भी एक्सियल कौन, डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आएगा, ये। अब यहां से लेके यहां तक,
ये पूरा क्या है, यहां से लेकर यहां तक क्या है, एनर्जी है। क्या है ये, एनर्जी। यहां से लेके यहां तक पूरा कहलाता है बेटा डेल्टा एस पी। सोचो कितना बड़ा है, लोएस्ट पॉइंट ये रहा, हाईएस्ट पॉइंट वो रहा, इतना गैप आ गया। इसीलिए तो ये ऑक्टाहेड्रल से भी ज्यादा गैप क्रिएट कर गया। क्योंकि खुद सोचो ये कितना है, ये जो गैप है, इस गैप को आप क्या बोले थे, यहां से यहां तक के गैप को आप क्या बोलोगे बेटा, ऑक्टाहेड्रल बोलोगे। ये देखो है, ये क्या है, ये वाला गैप क्या था, ऑक्टाहेड्रल था। ये वाला गैप क्या हो गया, एसपी हो गया। अब ये रिलेशन समझ आया, अब ये रिलेशन समझ आया कि वाई एस पी इज मैक्सिमम, वाई स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इज मैक्सिमम, वाई स्प्लिटिंग एनर्जी। क्यों, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल भी फिर से टूट जाता है, ऑक्टाहेड्रल की भी फिर से स्प्लिटिंग हो जाती है। तो बताओ कि यहां से एक रिलेशन जो अब आपको हमेशा याद रहेगा कि बताओ सबसे ज्यादा स्क्वायर प्लेनर, उससे कम ऑक्टाहेड्रल, सबसे कम टेट्राहेड्रल। ये लो, ओके, क्रिस्टल क्लियर है, समझ आ गया। ओके, ये सिलेबस में नहीं है, जो सवाल आपसे कभी पूछा जाएगा वो लिख देता हूं, है ना। यहां जरूर लिख देना, लिगैंड अटैक ऑन एक्स वाई प्लेन। अगर ऐसा है एक्स वाई प्लेन पे अटैक करेगा तो एक्स वाई वालों की एनर्जी ज्यादा कर दो। तो एक्स वाई वालों की एनर्जी, एक्स वाई एक्सिस वालों की एनर्जी ज्यादा होगी। ऐसा लिखते ही, ये लिखते ही हमने क्या लिख दिया, सिंपल सी बात है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मैक्सिमम, डी एक्स वाई उससे कम, डी जेड स्क्वायर और कम, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड आर इक्वल। ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा तो ये पूछ लिएगा नीट वाला, क्योंकि ये जेई मेंस में पूछा हुआ है। ठीक है भाई, क्लियर है सबको। ओके, गुड 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 गुड। तो ये स्क्वायर प्लेनर की क्या थी भाई, स्प्लिटिंग हो गई। मजा आया, मजा आया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब बात आती है स्टेबिलिटी की। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की हम देख लेते हैं। वैसे तो ये सारी चीजें इन जनरल तो बात हो चुकी है। इज मेनली डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला फैक्टर चार्ज ऑन मेटल। तो फिर से मुझे लगता है कि हम स्प्लिटिंग की बात करके ये चीज कर रहे हैं, तो ये ऑलमोस्ट सेम से ही टॉपिक है, ऑलमोस्ट सेम से टॉपिक है। चार्ज ऑन मेटल का मतलब है मेटल पर चार्ज ज्यादा, मेटल पर चार्ज अगर ज्यादा होगा। तो पहला केस ले लेता हूं मैं, पहला वाला एग्जांपल यहां समझाता हूं। वही सेम चीज, वही एग्जांपल फिर से बता देता हूं मैं आपको कि यहां पर अगर मैं ये लिख दूं वही सेम K4FeCN6, हमने वहां पर भी लिखा था चार्ज ऑन मेटल में, और ये हो गया यहां पे +2 से ज्यादा स्टेबल होगा K3FeCN6। तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ती है अगर, ऑब्वियस सी बात है। यहां पर स्प्लिटिंग का ऑर्डर भी सेम था। अगर मेटल पर चार्ज ज्यादा है तो मेटल और लिगेंड्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा बेटा, और ज्यादा होगा तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, लिगेंड की स्ट्रेंथ देखकर भी हम ये जवाब दे सकते हैं। जैसे हमने ये दूसरा वाला कर देता हूं मैं, ये तो हो गया ये वाला, ये हो गया ये वाला। जैसे NiCl4 2- से ज्यादा स्टेबल NiCN4 2- होता है। ये लो, कारण लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है, Cl की या Cn की, ये वाला होता है। किलेशन, किलेशन की बात करते हैं। किलेशन मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन। किलेशन का मतलब क्या होता है, रिंग फॉर्मेशन। और ये फैक्टर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होता है ओवर ऑल फैक्टर्स, ओवर ऑल अदर फैक्टर्स, ओवर ऑल अदर फैक्टर्स। जैसे मैंने ले लिया कोबाल्ट,
मैंने क्या ले लिया, कोबाल्ट ले लिया, कोबाल्ट H2O6, और यहां पे क्या ले लिया मैंने 3+, और यहां ले लिया मैंने कोबाल्ट En3। देखो ये बाइडेंटेट है तो क्या बनाता है, रिंग बनाएगा, तो इसमें रिंग बनेगी, और रिंग बनेगी तो यहां पर बाहर भी +3 लिख दिया, ये ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये बाइडेंटेड लिगेंड है और रिंग फॉर्मेशन होगा। ये लो, तो इसका मतलब है किलेशन यहां पर होगा। क्लियर है भाई? चाय का पूल क्या हूं यार, चाय वाकई में जरूरत महसूस हो रही। नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपको बता दिया होगा सर ने, बट यहां पर कॉम्प्लेक्स की चाय बन रही है क्या, यहां पर कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को देखकर भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। किलेशन का मतलब पता है तुमको, लेकिन कॉम्प्लेक्स में आया तो कैसे बताओगे, तो वो ऐसे बताएंगे हम। ठीक है, कर लिया भाई नोट सबने, लिख दो। और फैक्टर है उसकी बात कर लेते हैं, किलेशन वाला फैक्टर हो गया, आगे फिर और बात कर लेते हैं। जेड इफेक्टिव वाला फैक्टर यहां पर भी लगेगा, कोई पूछ रहा है तो बता देता हूं, जेड इफेक्टिव वाला फैक्टर तो यहां पर भी लगेगा। एक और फैक्टर होता है, उसके लिए आपको ऑर्डर नहीं देना होता है एक्चुअल में, उसमें तो मान के चलो कि लिखा होता है कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट ये है, जिसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा दिया होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो वो क्वेश्चन में गिवन होगा बेटा, वो क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन होगा, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। मतलब फोर्थ पॉइंट बता देता हूं मैं आपको, फोर्थ पॉइंट स्टेबिलिटी कांस्टेंट, या आगे वाली स्लाइड पे ही ले लेता हूं मैं। वैल्यूज गिवन होगी क्वेश्चन में, क्योंकि ये आप स्टेबिलिटी कांस्टेंट आप तो निकालोगे नहीं बैठकर, तो ये वैल्यूज गिवन होगी क्वेश्चन में, तो टेंशन नहीं लेनी है। अगर स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ये तो मान के चलो कि सबसे परफेक्ट है, ये चीज अगर पता है तो आपको दुनिया का कोई फैक्टर दिमाग लगाना ही नहीं है, जिसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा, ठीक है, जिसका फॉर्मेशन कांस्टेंट ज्यादा, स्टेबिलिटी कांस्टेंट अगर ज्यादा है तो फॉर्मेशन कांस्टेंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इनको हम कई नामों से नोट करते हैं, के इक्विलिब्रियम हो गया, के एफ हो गया, के नोट हो गया, है ना, ये सारे खूब सारे नाम होते हैं, के पी हो गया, खूब सारे नाम जो हैं जिस नाम से हम ये डिनोट कर सकते हैं। के फॉर्मेशन हो गया, है ना, के फॉर्मेशन भी होता है, के एस भी होता है, के स्टेबिलिटी के एस भी होता है। ये सब ये किसी भी नाम से दिया हुआ जा सकता है, किसी भी नाम से दिया हुआ हो सकता है। अगर ये ज्यादा होगा तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स 1 दिया हुआ है ना, कॉम्प्लेक्स 1 दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स 2 दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स 3 दिया हुआ है, एंड कॉम्प्लेक्स 4 दिया हुआ है, और उसमें वैल्यूज दी हुई है किसकी, के एफ की वैल्यूज दी हुई है, और के एफ की वैल्यूज दी हुई है, यहां दिया हुआ है, मान लीजिए के एफ की वैल्यूज में यहां दिया हुआ है 1.7, 2.8, 7.5 एंड 3.9। ऐसी वैल्यूज गिवन होगी आपको, आपको कुछ नहीं देखना है, जिसका कांस्टेंट ज्यादा वो मैक्सिमम स्टेबल। तो बताओ यहां पर मैक्सिमम स्टेबल कौन है, C3, कॉम्प्लेक्स 3 कौन सा है, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला। ठीक है भाई, ओके। ये सवाल में दिया हुआ होगा, स्टेबिलिटी कांस्टेंट हमको कोई ऑर्डर नहीं निकालना है, वो तो वैल्यू दे देगा आपको। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उठाओगे सबसे पहला सवाल ही वही है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उठाओगे सबसे पहला सवाल दिया हुआ है, कुछ कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं और उनकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट दी हुई है, जिसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट मेरे ख्याल से उसमें एक वैल्यू है 11.7,
तो वो 11.7 उन बाकी सब में से मैक्सिमम है, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। यूं मान के चलो ये है आंसर, ये तो है आंसर, और ये सब जो है वो हिंट हैं। ये तो हिंट्स हैं जिनसे हम ये चीजें सोचते हैं, ये हिंट्स हैं, स्टेबिलिटी निकालने के हिंट है, और ये हिंट नहीं है, ये तो आंसर ही है। ये तो अपने आप में आंसर है कि आपको स्टेबिलिटी कांस्टेंट ही दे दिया तो बात खत्म। जिसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट सबसे ज्यादा, जिसका फॉर्मेशन कांस्टेंट सबसे ज्यादा, वो सब आपके कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। सर कल क्लास रहेगी? कल नहीं, कल तो नहीं है, कल वाली क्लास नहीं है। सर अगर ऑक्सिलेटो और ईएन में रिंग वाला कंपैरिजन होगा तो फिर ऐसा कंपैरिजन हम आम आदमी नहीं कर पाएंगे। स्टेबिलिटी कांस्टेंट सवाल में दिया हुआ होगा, देख लेना, है ना। अपनी मर्जी से हाइपोथेटिकल चीजें मत बनाओ, ठीक है। तुमसे सवाल करने लायक सवाल करवाया जाएगा मेन एग्जाम में। तुमसे पेपर नहीं बनवा रहे हैं। मुझे लगता है तुम अगर किसी दिन इनऑर्गेनिक का पेपर बना दोगे ना, एक बच्चा पास नहीं हो पाएगा इनऑर्गेनिक में। 15 सवाल तुमसे देना, तुमको बोल देना 15 सवाल देने हैं इनऑर्गेनिक के। मैं बता रहा हूं तुम तो नहीं कर पाओगे, ठीक है, तुम तो दे दोगे सवाल, तुमसे भी नहीं होंगे वो तो, लेकिन बाकी कोई भी नहीं कर पाएगा। तुम दे के भी तुमको भी नहीं पता कैसे क्या करना है, बस तुम सवाल दे दोगे, ठीक है। चाय आ रही है अभी, रुक जाओ। ऐसे सवाल नहीं आते बेटा, अननेसेसरी क्वेश्चंस मत, मतलब मैंने एक दिन पहले भी पूछा, बोला था आपको कि इनऑर्गेनिक से वहां से डर लगना शुरू हो जाएगा जहां तुम तुम्हारी भावनाओं, तुम्हारी कल्पनाओं के सवाल को ले आओगे। कल्पनाओं को करो परे, यथार्थ में जीवन जियो बालक, यही आएगा, ठीक है। मॉड्यूल में दिया है इस तरह का इररिलेवेंट क्वेश्चन, अवॉइड, ठीक है, अवॉइड विद दैट जेस्चर, समझ रहे हो, अवॉइड, ठीक है। इसको ट्रांस इफेक्ट पढ़ना है। अब मैं जॉन टेलर भी पढ़ा दूंगा, ट्रांस भी पढ़ा दूंगा, पहले नॉर्मल चीजें तो पढ़ दे मेरे भाई, पढ़ तो ले। वो गलती से आया था नीट में, एक बार सवाल ट्रांस इफेक्ट से आ चुका है और एक बार सवाल जॉन टेलर से आ चुका है। ये दोनों सवाल आने के बाद जिस एग्जामिनर ने ये सवाल दिया है वो आज भी हर साल गंगा जी जाता है नहाने के लिए, आज भी जाता है वो हर साल। उसको पता है कि इस पाप का प्रायश्चित है ही नहीं, उसको खुद को पता है कि इस पाप का प्रायश्चित नहीं है, वो आज भी गंगा जी जाके नहाता है, ठीक है। लेकिन उसके पाप अभी भी कम नहीं हो रहे। कोई बात नहीं, उसने दे दिया, हम पढ़ा देंगे आपको, ठीक है वो एमएससी लेवल की चीज, अभी सब बता देंगे। तो आ गई है मेरी चाय, मैं चाय पीऊंगा, तुम नोट करो। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस भी खत्म है। अब हम कलर इन कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं। अभी तो टाइम है, कलर देख लेंगे, ओएमसी भी हो जाएगा, मे बी ईएन भी हो जाए, सिनर्जिक बॉन्डिंग बचेगी, देख लेते हैं उसको भी।
यस, बढ़े क्या आगे? बोलो भाई, चल ले क्या? चलो चलते, बढ़ते हैं आगे। देखो भाई, कलर इन कॉम्प्लेक्स देखते हैं। अगली स्लाइड शायद यही है। कलर इन कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस आर जनरली कलर्ड। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा हूं, जनरली कलर्ड, है ना। कॉम्प्लेक्सेस आर जनरली कलर्ड। रीजन, ड्यू टू डी ट्रांजिशन। सर डी ट्रांजिशन क्या है, अभी देखते हैं। एंड कैन बी एक्सप्लेन्ड, विच कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द, या बाय CFT डायरेक्ट लिख सकते हैं, विच कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय CFT। CFT की एप्लीकेशन में इसीलिए हम ले रहे हैं इसको, कलर इन कॉम्प्लेक्स। VBT कलर नहीं बता पाया था बेटा, लेकिन CFT ने कलर बताया, और कलर का रीजन जो CFT ने बताया वो सुन लेते हैं। CFT ने बताया कि इस तरह से ऊपर 3 ऑक्टाहेड्रल, मेजरली हम किसकी बात करते हैं, सॉरी, मेजरली हम किसकी बात करते हैं, ऑक्टाहेड्रल की। तो हमने मेनली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये T2G है, ये क्या है, T2G है, और ये क्या है आपका EG है। ये जो आपका गैप आया, ये वाला गैप, ये जो गैप है, ये जनरली लाइज बिटवीन विजिबल रीजन, है ना। जनरली कहां पर लाइज होता है, ये विजिबल रीजन में एग्जिस्ट करता है। इसी वजह से ये जो कंपाउंड है हमको क्या दिखते हैं, कलर में दिखते हैं। जनरली ये कहां आता है, विजिबल रीजन में आता है। ये जनरली विजिबल रीजन में आता है। दैट्स वाई कॉम्प्लेक्सेस आर कलर्ड। ये जो गैप है ना, जिसको आपने क्या बोला था, यहां से यहां तक को आपने क्या बोला था, डेल्टा बोला था। तो ये जो डेल्टा है ना, ये डेल्टा जब होता है तो डेल्टा क्या करता है कि डेल्टा का मतलब यहां पर क्या है, स्प्लिटिंग एनर्जी। डेल्टा का मतलब क्या है यहां पर, स्प्लिटिंग एनर्जी। मतलब अगर डेल्टा ज्यादा होगा तो स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी, और स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो लैम्बडा क्या होगा, कम होगा। लैम्बडा क्या होगा, कम होगा। तो हम यहां से एक रिलेशन पे पहुंचे कि जितना ज्यादा डेल्टा उतनी ज्यादा एनर्जी, और लैम्बडा उतना ही कम। ये लैम्बडा क्या है सर, ये है एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ। मेरी बात को समझ गए आप, कि जितना ज्यादा डेल्टा उतना ज्यादा एनर्जी, उतना ज्यादा लैम्बडा कम। क्योंकि एनर्जी और लैम्बडा का तो आप रिलेशन जानते हो, एनर्जी और लैम्बडा का रिलेशन तो आप जानते हो। अरे एनर्जी और लैम्बडा का रिलेशन सबको पता है भाई, है ना। किसको नहीं पता ये बताओ मुझे, एनर्जी और लैम्बडा का रिलेशन किसको नहीं पता है ये बताओ। कौन है ऐसा जो एनर्जी और लैम्बडा का रिलेशन नहीं जानता है, कोई ऐसा है यहां पर, है। E इज इक्वल्स टू H न्यू अपॉन लैम्बडा होता है, अरे ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। तो क्या लिख सकते हैं हम, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। और यहां पे E का मतलब क्या है, यहां पे E का मतलब क्या है, स्प्लिटिंग एनर्जी। यहां पे E का मतलब क्या है, स्प्लिटिंग एनर्जी। कि स्प्लिटिंग एनर्जी जितनी ज्यादा, लैम्बडा उतना कम। ठीक है, सबको पता है। हाँ यस यस यस, यही है ना। हाँ सब जानते हैं, इतना सभी जानते हैं, इसीलिए मैंने मतलब बहुत ज्यादा जोर लगा के ये चीज नहीं बताई है, क्योंकि इतना सबको पता होता है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स में कलर इसीलिए आता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये दो अलग एनर्जी लेवल पे डब्बे हो गए, डी के डब्बे दो अलग एनर्जी लेवल पे चले गए। अब अलग एनर्जी लेवल पे चले गए तो बताओ, इलेक्ट्रॉन यहां से एनर्जी खा के ऊपर जाएगा,
और जब वापस आएगा तो एब्जॉर्ब रिमिट करेगा। जब यहां से एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा, फिर वापस जब नीचे आएगा तो इमिट करेगा, और जब वो इमिशन हमको विजिबल रीजन में दिखना लगता है तो हमको वो कलर दिखने लगता है। डी और डी, ये दोनों दो डी के ही तो डब्बे हैं, तो डी डी ट्रांजिशन जो है वो यहां पर होता है। एक और बात नोट लगा के लिख देना कि जनरली नोट D0 and D10 complexes are generally colorless। सर ऐसा क्यों? मैं बोलूंगा कि जीरो में इलेक्ट्रॉन नहीं है, जीरो में इलेक्ट्रॉन नहीं है कूदने के लिए, और 10 में जगह नहीं है कूदने के लिए। दोनों में फर्क समझ रहे हो? जीरो भी कलर क्यों नहीं दिखाता और 10 वाला भी कलर क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि जो जीरो है, अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है डब्बों में तो कूदेगा कौन? और अगर 10 है, सब कुछ भरा हुआ है, तो कूदेंगे कहां? तो जीरो वाला मतलब, जीरो का मतलब डब्बे हैं पर कूदने वाला नहीं है, जीरो मतलब कूदने वाला नहीं है, और 10 मतलब कूदने के लिए जगह नहीं है। तो इसीलिए इन दोनों में डी ट्रांजिशन नहीं होता है। तो D10 एंड D0 कॉम्प्लेक्सेस आर जनरली कलरलेस। ये कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। सर जनरली क्यों? एग्जैक्टली इसलिए क्योंकि अभी मैं डी ट्रांजिशन पढ़ा रहा हूं, है ना, और कलर के कई कारण होते हैं। तो क्या होता है कि हमको तो नीट लेवल पे पढ़ना है, तो मैं जनरली शब्द से काम चला सकता हूं, मेरे को यहां पीएचडी नहीं करवानी। तुमको जनरली शब्द से ज्यादा दिक्कत है तो तुम फॉरेन ऑथर की बुक पढ़ना शुरू कर दो, फिर तुमको खुद से दिक्कत होने लग जाएगी। ठीक है भाई, चलो। ठीक, आपका काम है सवाल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। आपका काम क्या है? सवाल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आपका काम रिसर्च नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिसर्च करने बैठ गए ना, तो जितना पढ़ाया है ये सिर्फ और सिर्फ, मैं आपको बोलूं, ये 10% भी नहीं है। एक बात बोलो आपको, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो 10% भी नहीं है। एनसीईआरटी खोल लोगे तो वो तो 5% भी नहीं है। मैं तो आपको 10% पढ़ा रहा हूं कोऑर्डिनेशन, और नीट में इस 10% के अंदर से आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा ही पढ़ा रहा हूं उल्टा, तो चिंता मत करो, सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। करके देख लेना, करके देख लेना। ठीक है, तो ये हो गया कलर इन कॉम्प्लेक्स में। कारण देख लिया हमने, कलर क्यों आता है। आपने नोट कर लिया हो तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं थोड़ा सा। लिख दिया भाई? सवाल कहां से लगाएं? किताब खरीदो भाई। एमटीजी वगैरह जो एनसीईआरटी बेस्ड होती है, फिंगर टिप्स एमटीजी वगैरह, ऐसी किताबें खरीदो जो एनसीईआरटी बेस्ड हो। कोई फालतू किताब नहीं उठा के लाना है, पता डिमोटिवेट हो गए, वैसा कोई सवाल नहीं आ रहा आजकल, तो कोई फालतू किताब नहीं उठाती। किताब खरीदो, ले आओ। यस, नॉट इट। देखो, इस चीज को समझते हैं। जो आपका टाइटेनियम होता है, टाइटेनियम TiH2O6 Cl3, इसको जब हीट करते हैं तो ये TiCl3 में टूट जाता है। क्या ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है? नहीं है, ये नॉर्मल सॉल्ट है। क्या ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है? क्या इसमें डी ट्रांजिशन होगा? क्या इसमें डी ट्रांजिशन होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब है इसमें डी ट्रांजिशन की वजह से इसका कलर होता है वायलेट। इसका कलर कैसा होता है? वायलेट। और इसको ही हम क्या बोल देते हैं? कलरलेस। अब समझ आया? वो कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स में लिगेंड आ गया, लिगेंड आ गया तो फिर स्प्लिटिंग हो गई, और स्प्लिटिंग हो गई तो डी ट्रांजिशन हो गया, और डी ट्रांजिशन हो गया तो इसका कलर आ गया, और इसका जो नॉर्मल सॉल्ट है उसमें कलर नहीं आया। उसी तरह से CuSO4.5H2 CuSO4.5H2O which is also known as blue vitriol,
इसका कलर कैसा होता है? ब्लू। ब्लू विट्रियोल लिख दिया तो कलर क्या लिखना उसमें, ठीक है। इसको जब हीट करते हैं तो ये CuSO4 सिंपल सॉल्ट बन जाता है, विच इज नॉट कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसमें डी ट्रांजिशन नहीं होगा, ये कलरलेस हो जाता है। ये क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। इसमें जो इसकी CuSO4 है, CuSO4 में कॉपर जो है वो +2 में है। कॉपर कहां है? +2 में है। और यहां 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी कि लिगेंड की तरह काम करने वाले कौन है? एक तो हो गया H2O, और यहां पर भी क्या हो जाएगा? H2O। यहां पर भी हो जाएगा क्या? OH H OH H। 4 तो कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड होते हैं, और यहां पर एक H2O जो है वो सल्फेट आयन के और इसके बीच में जुड़ा होता है। किसके आयन के बीच में जुड़ा होता है? सल्फेट आयन, यानी कि S डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, S नेगेटिव डबल बॉन्ड O नेगेटिव डबल बॉन्ड O। अब यहां से क्या होता है? एक ऑक्सीजन, एक H2O का मॉलिक्यूल इनको जोड़ता है, इनको आपस में जोड़ता है। टोटल है कितने? 5। 5 में से 4 तो लिगेंड की तरह काम कर रहे हैं, 4 तो लिगेंड की तरह काम कर रहे हैं, और 5वां जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड है। 5वां जो है वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डेड है। इस तरह से इधर H इधर H, और यहां से लोन पेयर H बॉन्डिंग करेगा, और यहां से ये जुड़ेगा, यहां से ये जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, और ये इससे जुड़ेगा। एनसीईआरटी हाइड्रोजन चैप्टर में ये स्ट्रक्चर बनी हुई है, 11th क्लास जाकर चेक कर लेना। एक कह रहा है कि सर इसमें से आपने इसको कैसे तोड़ दिया? मैंने कहा मैंने यहां तापमान ही इतना दिया कि मुझे तोड़ना ही था। एक फिक्स टेम्परेचर हो सकता है कोई, है ना? मैंने इतना टेम्परेचर दिया कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स तितर बितर हो जाए और सिर्फ TiCl3 बचे। मैं टेम्परेचर की भी बात कर रहा हूं, वो जनरल टेम्परेचर की बात थी, नॉर्मल टेम्परेचर की बात थी। ये नॉर्मल टेम्परेचर नहीं होगा, इसमें आपको तब तक गर्म करना है तब तक कि उसका सारा पानी ना उड़ जाए। तो एक टेम्परेचर तो हो ही सकता है ना बेटा, जहां तक हम पहुंचा सकते हैं इसको TiCl3 पे। ठीक है भाई? यस, ये स्ट्रक्चर बताई थी हाइड्रोजन चैप्टर में। सवाल पूछता है कि इसमें कितने हाइड्रोजन कोऑर्डिनेटेड हैं और कितने कितने H2O कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं और कितने H2O हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं। एक H2O का मॉलिक्यूल H बॉन्डिंग कर रहा है और 4 H2O के मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब एज ए लिगेंड वर्क कर रहे हैं। तो ये तो लिगेंड हो गए 4 तो, और ये एक H बॉन्डेड हो गया, विच इज किसके बीच में बना रहा है? सल्फेट आयन और उसके बीच में बना रहा है। एक लिख रहा है डी ट्रांजिशन क्या होता है? हाँ, सारे रामायण पढ़ने के बाद बताया, ये डी और ये डी, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन ऊपर नीचे कूदना कहलाता है डी ट्रांजिशन। ये भी डी का डब्बा, ये भी डी का डब्बा, है ना? इनके बीच में कूदना क्या कहलाता है? डी ट्रांजिशन। होने को बेटा एफ ट्रांजिशन भी होता है, बट ठीक है, आपके सिलेबस में जितना है उतना ही पढ़ा रहा हूं मैं। कलर का कारण हमेशा ट्रांजिशन डी ट्रांजिशन नहीं होता। सुन लो, कलर का कारण हमेशा डी ट्रांजिशन नहीं होता, लेकिन डी ट्रांजिशन भी कलर का एक कारण होता है। ठीक है? तो कलर के बहुत सारे कारण होते हैं। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। ये चार्ज स्पेक्ट्रा भी अगर विजिबल रीजन में आ जाए तो हमको कलर दिखता है। कलर दिखने की एक ही शर्त है कि जो स्पेक्ट्रम है वो विजिबल रीजन में आ गया तो हमको कलर दिख जाएगा। अब स्पेक्ट्रम को विजिबल रीजन में पहुंचने के खूब सारे तरीके हो सकते हैं, जिनमें से एक डी ट्रांजिशन भी है। ठीक है? तो डी ट्रांजिशन से भी हमको, हाँ, चार्ज ट्रांसफर्स भी होते हैं। तो आपके सिलेबस में जितनी बात है बेटा उतनी बात की जाएगी, पॉइंट ये है। ओके? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में तो मेजरली डी ट्रांजिशन की ही बात करेंगे। ठीक है? इसके अलावा और भी पॉइंट देख लेते हैं। जो रूबी जानते हो? रूबी जानते हो? रूबी का कलर कैसा होता है? रेड। रूबी का कलर कैसा होता है? रेड। और एमरल्ड जानते हो? रूबी जानते हो? एमरल्ड जानते हो? बताओ उसका कलर कैसा होगा? एमरल्ड का कलर मेरे हिसाब से हल्का हल्का ग्रीन सा होता है।
तो इनमें भी क्या होता है, डीडी ट्रांजिशन होता है, इनमें भी क्या होता है, डीडी ट्रांजिशन होता है। ठीक है भाई, ये आपके एनसीईआरटी में, मेरे को याद नहीं आ रहा, कहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ये रूबी और एमरल्ड वाला सीन भी दिया हुआ है, कहीं दिया हुआ है, मतलब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है कि इसी चैप्टर में है या अगर इस चैप्टर में भी है तो कहां दिया हुआ है, बट एक कहीं एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। मुझे जस्ट एक क्लिक किया था कि है ना, रूबी का कलर जो है वो, रूबी जो है उसका रेड कलर होता है और एमरल्ड का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। ये इसमें जो मेटल होता है वो Cr+T इन Al2O3 ना, इसकी वजह से डीडी ट्रांजिशन होता है इसमें भी। और एमरल्ड में भी क्रोमियम ही होता है, आई थिंक क्रोमियम ही होता है, क्रोमियम +3 होता है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, क्रोमियम +3 ही होता है। ये बेरिल में होता है, बेरिल में Be3Si6O18 है ना, Be3Si6O18 शायद बेरिल, Be3Si6O18 है ना, Be3Si6O18। इसको अगर हम चार्ज को सेटिस्फाई करें, चार्ज सेटिस्फाई होगा तो यहां पर कितना आएगा, यहां आएगा, इसकी वजह से आएगा 6, लेकिन हमको चाहिए 9। ठीक है, तो हमको 6 और चाहिए। ठीक है, कुछ इसमें मेरे ख्याल से Be3Al2Si6O18 ये फॉर्मूला बनेगा बेरिल का। ठीक है, ये बनेगा 1:3 रेशियो है ना, 1:3 रेशियो है। ये चेन सिलिकेट है, चेन सिलिकेट कह सकते हो, रिंग सिलिकेट कह सकते हो। और इसमें मेरे ख्याल से 12 चार्ज माइनस आता है ना, इसमें Si6O18 -12 आएगा और -12 को सेटिस्फाई करने के लिए +12 चाहिए। तो Si6, हम एक बार, मैं श्योर नहीं हूं इसलिए मैं करके देख रहा हूं प्लीज, है ना। Si6O18 के -12 को सेटिस्फाई करना है तो देखो बेरिलियम का 1 + 2, तो ये 3 है, तो +6 हो गए, बेरिलियम +6 दे देगा, +6 ये दे देगा और +6 ये दे देगा, क्योंकि एक एल्यूमिनियम पे तो हो गया +6 और +6, हाँ +12। ठीक है, फॉर्मूला परफेक्ट है, परफेक्ट है, बेरिल का फॉर्मूला वही होगा। ठीक है, यस यस यस, बेरिल का फॉर्मूला वही होगा, है ना, बेरिल का फॉर्मूला यही होगा भाई। याद नहीं करना है यार, 3D सिलिकेट में, मतलब 11th क्लास में सिलिकेट पढ़े होंगे ना, 3D सिलिकेट। तो 1:3 रेशियो जब सिलिकेट का होता है, Si और O का रेशियो जब 1:3 होता है तो वो या तो रिंग होता है या चेन होता है। ठीक है, या तो वो रिंग होता है या वो चेन होता है। ये 1:3 रेशियो देखना होता है हमको। ठीक है, 1:3 देखो, 6 Si और O का रेशियो कितना है, 1:3 है। तो इसमें चार्ज जो है वो इसका डबल आता है, सिलिकॉन का डबल आता है। मतलब ये एक्चुअली फॉर्मूला होता है SiNO3n और यहां होता है -2n, ये इसका फॉर्मूला होता है, SiNO3n एंड -2n। 11th वालों को तो मैंने पढ़ाया है आई थिंक, और जो लोग कह रहे हैं कि यूट्यूब पे अच्छा नहीं पढ़ाते हैं वो रफ्तार में जाके भी देख लेना, मैंने उनको भी पढ़ाया है ना, मैंने उनको भी पढ़ाया। जो मुझसे पढ़े हुए हैं उनको पता है बेटा, मुझसे पढ़े हुए को पता है कि मैंने ये सिलिकेट्स पढ़ाए थे, याद है किसी को? कोई तो मेरा अपना पढ़ा हुआ बच्चा यहां कोई है? कोई है भाई? कोई मेरे अपने बच्चे जिनको मैंने ये चीज पढ़ाई थी? एक कह रहा याद नहीं, वो तो ठीक है मैं मान गया, लेकिन पढ़ाया था मैंने, है ना, ग्रुप 14 में से सिलिकेट्स में पढ़ाया था ये। ठीक है, बेरिल हमने रेशियो देख के पता करते हैं। यस यस यस, गुड गुड, थैंक यू, है मेरे वाले भी हैं, चलो कोई बात नहीं। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एनसीईआरटी में शायद कहीं दिए हुए हैं, चेक कर लेना ये कहां दिए हुए हैं। रूबी का कलर रेड होता है, एमरल्ड का कलर ग्रीन होता है, देख लेना। और उनमें भी कलर का कारण, इन दोनों में भी कलर का कारण जो है वो डीडी ट्रांजिशन ही होता है। तो जेम स्टोन्स के कलर हमको नजर आते हैं, जिसमें से 2 जेम स्टोन के कलर का कारण डीडी ट्रांजिशन होता है। क्रोमियम +3 जो है वो
क्या करता है, एक तरह से सेंट्रल मेटल आयन की तरह वर्क करता है इन सारे लिगेंड्स के बीच में। उसी तरह से नीचे वाला है वो भी ऐसा ही काम करता है। क्लियर है भाई? चलो अब हम देख लेते हैं यस, क्वार्ट्ज भी बताया था। हाँ हाँ, आशिमा मैम ने भी पढ़ाया होगा, बिल्कुल पढ़ाया होगा। कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि आशिमा मैम ने बताया था, तो हाँ वो 11th का टॉपिक है तो पढ़ाएंगे ही ना। ऐसा थोड़ी कि छोड़ के चला जाए। कोई टीचर हो बेटा, कभी कोई टॉपिक नहीं छोड़ के जाता, कैसा भी टीचर हो। ठीक है, टीचर कोई भी हो, कोई भी पढ़ा रहा हो, सब टीचर अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। मतलब जो सिलेबस में है वो चीजें सभी पढ़ाएंगे। मैं पढ़ाऊं, मैम पढ़ाए, कोई और सर आए, कोई और मैम आए, फर्क नहीं पड़ता, सब लोगों ने पढ़ाया होगा, सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, ओके 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 ओके, नोट कर लिया ये, आगे बढ़ सकते हैं। चलो एक कंपाउंड्स लिखते हैं। ठीक है, और इधर लिखते हैं लैम्डा, एब्जॉर्ब्ड। ऐसे सवाल भी पूछते हैं, एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ। कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं यहां पर, COH2O6 +3, COCN6 -3, COEN3 +3, COF6 -3। कुछ कॉम्प्लेक्स ले लिए मैंने, है ना, कॉम्प्लेक्स A, कॉम्प्लेक्स B, कॉम्प्लेक्स C एंड कॉम्प्लेक्स D। ठीक है, इस तरह की चीज देखते हैं, ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। बस इसमें एक ही चीज है, इसको हमने लिखा हुआ है लैम्डा 1, 2, 3 एंड दिस वन इज योर लैम्डा 4। विच वेवलेंथ इज मैक्सिमम? Which wavelength is maximum? Which wavelength is maximum? Which wavelength is maximum? कौन बताएगा? अरे आप डायरेक्ट वैसे भी लिख सकते हो ना। चलो ठीक है, सीधा हिसाब किताब, सीधा हिसाब किताब। एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, जिसका एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो ये वाला ज्यादा होगा, मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी। बेसिकली हमने इसी को एनर्जी बोला हुआ है, ये स्प्लिटिंग एनर्जी है ना। ये क्या है? स्प्लिटिंग एनर्जी है। ज्यादा होगी तो लैम्डा क्या होगा? कम। अब इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है? इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है? इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है COCN6। ठीक है, COCN6 सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अभी थोड़ी देर पहले वो बताया था स्ट्रेंथ का स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, उसका लैम्डा सबसे कम होगा। दैट मींस लैम्डा 2 इज मिनिमम। उसके बाद एनर्जी किसकी थोड़ी ज्यादा होगी? तो ये रहा, दैट मींस ये लैम्डा 3। उसके बाद H2O लैम्डा 1, और उसके बाद सबसे वीक लिगेंड COF6 लैम्डा 4। क्या ये एनर्जी का ऑर्डर समझ आ गया? डेल्टा, फिर डेल्टा क्या है? अरे डेल्टा वही है जैसे स्प्लिटिंग एनर्जी यार, स्प्लिटिंग एनर्जी है, वही सेम लिख रहा हूं मैं, सेम ना। ये लो बस। अब ठीक है, क्योंकि तुम डेल्टा के रेस्पेक्ट में एनर्जी नहीं सोचते हो, तो मैं कह रहा हूं कि जिसको मैं डेल्टा लिख रहा हूं वही ई है, जिसको मैं डेल्टा लिख रहा हूं वही एनर्जी है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि तुमको ई तो पता होता है। तो मुझे बताओ, जिसका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है उसका एनर्जी सबसे ज्यादा होगा और उसका लैम्डा सबसे कम होगा। सवाल समझ आया?
ये वाला सवाल समझ में आया? डेल्टा जो है वो एनर्जी ही है। हमने कहा था ना, ये ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, ये कम तो एनर्जी कम। तो हम एनर्जी की टर्म्स में बोल रहे हैं, बट इनडायरेक्टली हम बोल डेल्टा के लिए ही रहे हैं। तो अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी, और स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो लैम्डा क्या होगा? कम। तो जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड उतना कम लैम्डा। सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा है? ये वाला है। तो ये आपका हो गया क्या? इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं एब्जॉर्ब। क्या आपको इसकी एनर्जी का ऑर्डर पूछ ले तो एनर्जी का ऑर्डर बता सकते हो? एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा ये मैक्सिमम, उसके बाद सबसे, उससे कम ये, उससे कम ये, और सबसे कम ये। इसका उल्टा ऑर्डर हो जाएगा, इसका उल्टा ऑर्डर हो जाएगा। मतलब यहां पे आप E2 लिखो, E3 लिखो, E1 लिखो, E4 लिखो, और ऑर्डर उल्टा कर दो, एनर्जी का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एनर्जी का पूछा नहीं है, हमको एनर्जी से सोचना है लैम्डा का। एनर्जी उसकी ज्यादा जिसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो। तो मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग लिगेंड किसका होगा? इसका स्ट्रॉन्ग लिगेंड मैक्सिमम है, इसकी मैक्सिमम एनर्जी है, ये मिनिमम लैम्डा। सवाल समझ आया? ओके, पेयरिंग मिस्टेक। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। किलेशन को ओवरऑल डोमिनेटिंग बताया था। आप अगर किलेशन का कोई और एग्जांपल उठा के लाओगे साइनाइड आयन के साथ, है ना, साइनाइड आयन के साथ आप उठा के लाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। साइनाइड आयन के साथ आप नहीं ला सकते। साइनाइड आयन को थोड़ा सा अलग देखना ही पड़ेगा। स्ट्रेंथ तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो स्ट्रेंथ है वो तो यही बोलती है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो यही बोलती है कि साइनाइड जो है वो स्ट्रांग होगा। याद रखना, साइनाइड के साथ मिस्टेक नहीं। साइनाइड के साथ ओवरऑल बोला है, ओवरऑल का मतलब है बाकी सारे लिगेंड से आगे आ जाता है, लेकिन साइनाइड के साथ मिस्टेक नहीं। ठीक है, साइनाइड के साथ मिस्टेक नहीं भैया। ठीक है, साइनाइड थोड़ा अलग चलता है। और फिर आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत कहां है? मैंने कहा था ना, ये देख, देख भाई, ये देख, दिख रहा है? EN से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? साइनाइड है। तो स्प्लिटिंग ये ज्यादा करेगा, तय बात है कि स्प्लिटिंग इसी की ज्यादा होगी। ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या निकल के आएगा मुझे नहीं पता। ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट तो कह रहा है ना कि यहां पर आपने ओवरऑल बोला है, तो ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स तो अलग हो सकती है। मैं तो बात लैम्डा की कर रहा हूं। ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ कांस्टेंट तो अलग हो सकता है, लेकिन मैं तो क्या बात कर रहा हूं? मैं तो बात कर रहा हूं सिर्फ लैम्डा की। मैं तो खाली स्प्लिटिंग की बात कर रहा हूं। मैंने कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी की बात कब करी? ठीक है, समझ आया ना? मैं ओवरऑल स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी की बात नहीं करी है। मैंने उनके अंदर होने वाली स्प्लिटिंग की बात करी है, और स्प्लिटिंग वही ज्यादा करेगा जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ओके, आप खामखा कंफ्यूज होना चाहते हो तो आप अपनी देख लो फिर। ठीक है, ओके, गुड 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 गुड। ठीक है, दो चीजों को मिक्स करोगे खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, कोई मतलब नहीं है। फिर कह रहा हूं मैं, क्या मैं EAN रूल पढ़ा दूं? बताओ, EAN पढ़ा दूं? 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। EAN पढ़ा दूं? 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। 1 नहीं, 5 मिनट। अगर आपके पास 5 मिनट है तो मैं EAN क्लियर कर सकता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि EAN जो है वो कर सकते हैं हम। कोई बात नहीं, EAN देख ले, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। EAN का मतलब होता है टोटल एटॉमिक नंबर में से कम ज्यादा करके हिसाब किताब निकालना। मतलब EAN का मतलब होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल। अब मेटल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स जब बन गया, कॉम्प्लेक्स जब बन गया तो मेटल के कुछ इलेक्ट्रॉन गए भी और कुछ इलेक्ट्रॉन आए भी। सर गए कौन? जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब अगर आयरन है वो +2 में है तो जितना उसका एटॉमिक नंबर है 26, उसमें से -2 कर दो। 26 -2 कर दो, +2 में है तो 26 -2 कितना होगा आपका? 24 हो जाएगा। अब सपोज वहां पर 5 लिगेंड आए, उसके कॉम्प्लेक्स में कितने लिगेंड आए? 5 लिगेंड आए। एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 5 ने मिलकर 10 दिए, तो फिर 24 + 10 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 34। तो 34 हो गया उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सेम चीज यहां देखते हैं, K4FeCN6, आयरन इज इन +2 स्टेट एंड साइनाइड इज 6 है। तो बताओ क्या लिखोगे इसको? आप क्या लिखोगे कि 26 तो ये था,
26 क्या था, ये था 26 माइनस क्या कर दोगे 2 प्लस एक साइनाइड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 6 साइनाइड कितने इलेक्ट्रॉन देंगे 12। बताओ ये कितने हो जाएंगे, क्या ये 36 हो गया। तो इसका EAN किसका हो गया, इस कॉम्प्लेक्स में EAN कितना हो गया 36 हो गया, इसमें क्या हो जाएगा 36 हो गया। कुल मिला के देसी भाषा में बोलूं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज ए हिसाब किताब ऑफ एटॉमिक नंबर, या हिसाब किताब ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने गए कितने आए। लिगेंड्स जो आए उसको इंटू 2 कर दो, लिगेंड्स जो आए उसको इंटू 2 कर दो। एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 6 लिगेंड 12 दे देंगे, तो यहां हो जाएगा। और -2 क्यों किया, क्योंकि आयरन जो है उसमें से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की मतलब से इसका मतलब है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो 26 - 2 करो और प्लस उसको क्या कर दोगे आप 6 × 2 करके 36 कर दोगे। समझ आया, समझ आया। अब देखो एकदम आसान, ये इतने सारे देखो कितनी देर में करते हो तुम, फटाक से बताता हूं, अभी आ जाओ, उसके बाद क्लास छोड़ दूंगा। Ni निकल कितना होता है 28, क्या निकल 0 में है तो कुछ माइनस नहीं करना। ये जितने कार्बन मोनोऑक्साइड वाले हैं इनमें सब में मेटल 0 में ही होगा, जितने कार्बन ऑक्साइड वाले हैं इसमें मेटल में ही होगा, सब में 0 ही होगा, सब में 0 होगा। यहां जरूर ये +2 में आ गया, ठीक है, सब में 0 होगा, क्योंकि इनके लिए ही इंपॉर्टेंट होता है EAN, इनके लिए ही पूछा जाता है मैक्सिमम। तो 28, ठीक है, माइनस कुछ नहीं हुआ, 28 - 0 प्लस क्या लिखोगे, आपको 4 × 2 कर लोगे, फिर यहां पे क्या लिखोगे 26 -0 प्लस 5 × 2, ये लो। यहां पर क्रोमियम 24 -0 प्लस 6 × 2, यहां पे क्या लिखोगे मैंगनीज 25 -0 प्लस 6 × 2, यहां क्या लिखोगे वेनेडियम, वेनेडियम का कितना होता है, वेनेडियम का कितना होता है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम तीसरे नंबर पे होता है, तो क्या हो जाएगा 23 -0 प्लस 6 × 2, यहां क्या हो जाएगा मैंगनीज 25 -0 प्लस 5 × 2, ये 2 हैं तो 2 के लिए करेंगे, आओ 2 हैं तो 25 × 2, ठीक है, -0 ही होगा, प्लस 10 × 2 प्लस 2, जितने मेटल हो उतने जोड़ लो। ये जो आपने एक्स्ट्रा लिखा है फॉर मेटल मेटल बॉन्ड, फॉर मेटल मेटल बॉन्ड, मतलब ये जो मैंगनीज मैंगनीज का बॉन्ड है ना, इसमें भी तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो जोड़ दिया आपने, वो क्या कर दिया आपने जोड़ दिए। ये जितना रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड बाई 2 कर देना, ये जितना रिजल्ट आएगा उसको क्या कर लोगे आप डिवाइड बाई 2 कर लोगे। देखो जोड़ो, इसको कितना आ रहा है 25 × 2 कितने हो गए 50, ठीक है 50, और ये कितना हो गया आपका 20 70 और 2 72, तो ये कितना हो रहा है 72 हो रहा है। 72 डिवाइड बाई 2 कर दोगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपने सब कुछ 2 के लिए किया है, आपको 1 के लिए निकालना है, तो जितना आप 2 के लिए कर रहे हो उतना कर दो, ठीक है। सेम चीज है यहां पर, क्या करोगे बेटा कोबाल्ट 27 × 2 -0 8 सॉरी प्लस 8 × 2 8 × 2 प्लस 2 करके देख लो, ये भी उतना ही होगा। आयरन 26 × 2 -0 प्लस 9 × 2 प्लस 2, जितने मेटल है उतना जोड़ दो, ये लो +2 +2। तो ये जो लास्ट में आप +2 +2 लिख रहे हो, ये किसके लिए लिख रहे हो आप मेटल मेटल के बॉन्ड के लिए लिख रहे हो, ठीक है भाई। उसके बाद यहां पर देख लो Ni क्या होता है 28, यहां पर +2 में है तो -2 प्लस 4 × 2, ये लो हो गया EAN रूल। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक लिगेंड 2 देता है ना, तो 5 लिगेंड कितने देंगे 10 दे देंगे। तो अब करके देख लो, कर लो भाई, कर लो फटाफट, कितने हो गए 36 हो गए, इसके कितने हो गए 36 हो गए, इसके कितने हो गए 12 24 12 36 हो गए, इसके कितने हो गए 25 12 37 हो गए, इसके कितने हो गए 35 हो गए, इसके कितने हो गए 35 हो गए, इसके कितने हो गए 72 बाय ये भी हो जाएगा। और ये भी करके देख लेना, ये कर लेता हूं मैं 28 - 2 26 26 और 8 कितने हो गए इसका 28 - 2 कर दिया आपने, कितना हो गया 26 और 26 और 8
कितना होता है 34, इसका 34 आ जाएगा। तो जो जो नेक्स्ट इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर चुका है, जो जो नेक्स्ट इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर चुका है वो EAN रूल है। तो बताओ अगर इसको 37 है और ये 35 है और ये 35 है तो क्या ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके 36 बन सकता है? तो इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन खा ले तो ये 36 हो सकता है। क्या ये एक इलेक्ट्रॉन खा ले तो ये भी 36 हो सकता है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन खा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन खाने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो बताओ ये कौन सा हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कौन सा हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खत्म। क्लियर है भाई सबको? EAN खत्म। क्लियर है? कोई और बोलेगा EAN क्या होता है? हो गया EAN। लास्ट वाला बताऊं, निकल +2 में है, 28 इसका एटॉमिक नंबर होता है, उसमें से -2 कर दिया बिकॉज वो +2 में है, तो कितना हो जाएगा ये 26 हो जाएगा। और 26 और 8, 26 और 8 कितना हो जाएगा? 26 + 8 कितना हो जाएगा आपका? 34 हो जाएगा। बस हो गया। क्लियर 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 क्लियर, गुड 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 गुड। ये लो भाई EAN, इसलिए पहले नहीं करवाता हूं EAN है क्या? EAN खटाखट समझ आ गया। ये लो कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट, सब समझ आ गया तुमको। इनका भी निकाल देना भाई, ये सारे के सारे आई थिंक 72 डिवाइड बाई 2 ही होंगे, 72 डिवाइड बाई 2 ही होंगे। सबके लिए देख लेना, करके देख लेना, सबके सब इनमें 72 डिवाइड बाई 2 ही आएंगे। ओके कर लोगे पक्का? आपके भरोसे छोड़ के जा रहा हूं। कौन कौन सा? ये दो, ये वाले दो आपके भरोसे, कुछ नहीं है, उसकी कैलकुलेशन करना, वो भी 72 डिवाइड बाई 2 ही आएगा, 36 ही आएगा। ठीक है, तो जब इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर आ जाए, दैट इज क्रिप्टन, नेक्स्ट इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अगर नेक्स्ट इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर अगर आ जाता है EAN, नेक्स्ट इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आ जाता है, तो इसको बोला जाता है EAN रूल को फॉलो करना। ठीक है भाई, अदरवाइज हम बोलेंगे EAN रूल फॉलो नहीं हुआ। ओके सही है। क्लास ऑफ करते हैं आज की क्लास। आई होप आज की क्लास में आपको मजा। अच्छा ये चीज ये आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं NCERT में, इसमें मुझे कुछ बताना नहीं है, बस इन स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देख के जाना। नीट में कभी भी पूछ सकता है, मतलब वो डायरेक्ट पूछ लेगा कोबाल्ट कोबाल्ट का बॉन्ड कितना है, कितने कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ब्रिजिंग की तरह काम कर रहा है। इस कोबाल्ट से इस कोबाल्ट को जोड़ने के लिए 2 कार्बन मोनोऑक्साइड ब्रिजिंग की तरह काम कर रहा है। तो इसमें मुझे कुछ आपको बताना नहीं है, बट मैं बता रहा हूं इसको किस नजर से देखना है। तो मैंगनीज वाले में कोई भी कार्बन मोनोऑक्साइड ब्रिजिंग नहीं है, ये सब अकॉर्डिंग टू NCERT है। ठीक है, और इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। जिनमें एक सेंटर है उनको मोनोन्यूक्लियर बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? मोनोन्यूक्लियर। ये मोनोन्यूक्लियर, ये मोनोन्यूक्लियर, ये मोनोन्यूक्लियर, ये पॉलीन्यूक्लियर है। एक से ज्यादा सेंटर हो गया, ये भी पॉलीन्यूक्लियर है। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं ये। और अब हमारे पास OMC के लिए टाइम बच रहा है, तो हम अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में OMC देख लेंगे और कुछ एप्लीकेशन केमिस्ट्री वगैरह देख लेंगे, एंड देन हम आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा, जो भी आपके सोर्स हैं आपके पास उनको पढ़ते रहिए, PYQs लगाते रहिए। शुक्रिया बेटा, थैंक यू।